अलावा तुमने क्या फिक्स किया? हाँ हाँ, उसको क्या किया? रिलेटिव कर दिया। हम्म, पर वो रिस्पॉन्सिव सही हो रही है? मतलब मोबाइल और वेब दोनों पे सही चल रही है? वो चेक करना, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिव का इशू आ रहा है, जो मनाल ने भी देखा था कि अगर वेब में आप चला रहे हो, क्योंकि उसकी जो हाइट दी हुई है ना, वो व्यू विथ के हिसाब से दी हुई है, और व्यू विथ के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल वेब है तो वेब की व्यू विथ इतनी लंबी है, फॉर एग्जाम्पल 700 पिक्सल है, तो अब वो व्यू विथ का हम अगर 37% देते हैं तो वो 37% में इतना तो कर देगा, लेकिन जब मोबाइल पे आता है तो मोबाइल की ऑलरेडी 37 समझो व्यू विथ है, अब वो 37 की भी 37 ले रहा है तो इतनी सी पिक्चर आ रही। तो अब फिलहाल इसका सॉल्यूशन ये है कि हम उसको कंडीशन बेस कर दें कि अगर वेब पर हो तो इतनी व्यू विथ ले, मोबाइल पर हो तो इतनी व्यू विथ ले। लेकिन मनाल ने ये कमेंट किया कि भाई चूंकि ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे है तो इसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी वेब और मोबाइल दोनों पे चलनी चाहिए। तो फिलहाल तो मैंने वो काम किया हुआ है, फिलहाल आप ये कंडीशन वाला काम कर सकते हो, बाकी इस तरह मैं सॉल्यूशन देखूंगा, क्योंकि अगर मैं टोटली रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे छोड़ रहा हूं तो हाइट के इश्यूज आ रहे हैं कि यार हाइट ऊपर नीचे हो रही, जो पहले एक इशू आ रहा था, तभी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट भी किया था। तो अब देखो क्या सॉल्यूशन निकलता है इसका। फिलहाल तो मैंने इसको देखा नहीं है चला के मजीद, तो मैं भी देखूंगा, आप भी देखो, कोई आपको सॉल्यूशन इसका समझ में आए। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये मामला है। और कोई सवाल? अच्छा, बसा होगा आपको इशू लग रहा होता है, लेकिन उसमें आपका भी भंड होता है, आपको यूज करने नहीं आ रही होती लाइब्रेरी, ठीक है ना? तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखो, फौरन से जाके इशू क्रिएट नहीं करना, पहले गौर करो कि यार कहीं मेरी अपनी सीएसएस की कोई गलती तो नहीं, कोई ऐसा मामला तो नहीं, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा, मुझे जवाब देने में इतनी वो मसला नहीं होगा फिर। सही है भाई, बात समझ में आ रही है? तुम्हारा काम भी मैंने चेक किया ना, तो मोबाइल में तो सही है, लेकिन वेब में बाकी सारी चीजें, छोटी पिक्चर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। और क्या काम किया है भाई की पिक्चर्स डाल के, ऐसे लोग चाहिए मुझे। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही, क्या कर? खड़े होके पूछना, आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही यार, जोर से बोलो ना, और जोर से। भाई चुप हो जाओ यार, जूम इन जूम आउट पे। हाँ अच्छा, तो इशू आपने बनाया अभी कोई? हाँ मैं चेक करूंगा उसको, मैंने देखा नहीं उस इशू से, मेल आई हुई थी मेरे पास ना, मैं इसको चेक करूंगा। ठीक है भाई, तो मेरा मेन मकसद ये था कि मुझे इश्यूज नजर आए इस लाइब्रेरी में, और मजीद क्या इश्यूज हैं। ये अच्छा है ना, हम अपने ही अपने लोग इश्यूज निकाल लें, बाहर का कोई आके इशू निकालेगा अच्छी बात नहीं। सही भाई, तो आपके इश्यूज के बाद भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, आप तो बिगनर्स हो, और जो एक्सपीरियंस वाले मजीद आएंगे वो तो और कीड़े निकालेंगे, ठीक है ना? तो अच्छा है, एक जगह जहां जितने इश्यूज निकल रहे हैं और जितने वो सॉल्व होंगे उतनी हमारी चीज परफेक्शन की तरफ आएगी, और मेरा मकसद यही है। ठीक है भाई, सही है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, बैक टू कोर्स। तो कोर्स में हम चैप्टर नंबर, क्या चैप्टर नंबर कौन सा भैया? कौन सा? कहाँ गई है बुक? चैप्टर 4 था, 3 था? ना करो यार, किधर है? हाँ जी, तो चैप्टर वाइज देखें तो हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक।
तो हमने इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट हो चुका है, बेसिक्स हो चुकी हैं, और गेटिंग रियल विद एन एपीआई, इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, वो भी आपने पढ़े हुए ही हैं, इसको कवर करते हैं। देन हम कोड ऑर्गेनाइजेशन पर जाते हैं। सुन लो भाई, आज क्या क्या है टारगेट। ये गेटिंग रियल विद एन एपीआई के आखिर के 2 टॉपिक्स हैं, एक्सियोस और एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग आपको पता है डॉट कैच है, देख लेते हैं वो, और एक एक्सियोस है। देन कोड ऑर्गेनाइजेशन में हम अभी इनिशियली 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे आज। कितने टॉपिक्स, कौन से? एक तो ES6 मॉड्यूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी आपको नॉर्मली पता है, और कोड ऑर्गेनाइजेशन विद ES6 मॉड्यूल्स, ये आज हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर को पॉज मारेंगे और नेक्स्ट वीक हम राउटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, रिएक्ट राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्या है, फिर क्यों हमें यूज करनी है और किस तरह यूज करनी है, हम अगले वीक इंशाल्लाह सुनेंगे, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि हम इस लेवल तक पहुंच जाए और फिर हम रिएक्ट राउटिंग के बाद इसको कंटिन्यू करें। इसके बाद जो इस चैप्टर में है तो वो टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग वाले मामला आते हैं, और टेस्टिंग बहुत जबरदस्त चीज है, जब करेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है भाई। तो आज चलते हैं हम गेटिंग फेमिलियर विद एपीआई। क्या है चैप्टर का नाम, क्या है? गेटिंग रियल विद एन एपीआई। अच्छा भाई, इसमें हमने सर्चिंग के लैब में अपनी सर्चिंग के कुछ सिनेरियोज हमने कर लिए। कौन कौन से, नाम क्या क्या है? एक तो नॉर्मल सर्चिंग है, क्लाइंट साइड सर्चिंग वर्सेस सर्वर साइड सर्चिंग। सर्वर साइड सर्चिंग में हमने 2-3 चीजें की। क्या क्या? एक तो बटन के क्लिक पर मजीद हमने डेटा कॉन्कैट करवाया, नया डेटा लाके। सेकेंडली हमने इनफाइनाइट स्क्रॉल इंप्लीमेंट किया, और थर्डली पेजिनेशन इंप्लीमेंट की, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई कि क्या क्या चीज है और इंप्लीमेंट कैसे होंगी, ठीक है। मोस्टली सेम ही फंक्शन रहता है, सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये सर्चिंग वाला ही सारा मामला चल रहा था। हाँ, इसके अंदर एक और टॉपिक आया था क्लाइंट कैशे के बारे में। तो सैटरडे के लैब में हमने किया ये काम, लेकिन मेरे ख्याल से ये काम किसने कर लिया था पूरा? किसी ने किया भाई क्लाइंट कैशे वाला काम? नहीं। तो भाई क्लाइंट कैशे कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम है। वो काम क्या है कि यहाँ पर जो है ना, हम जो जो सर्चिंग हो जाती है, आपने अक्सर फेसबुक वगैरह पे देखा होगा कि नॉर्मली हम एक चीज सर्च करते हैं सर्च बार में, ठीक है, तो पहली बार आने में वो लोड लेता है, लेकिन सेकंड टाइम उसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो वो जल्दी आ जाता है। ये काम देखा है भाई, ठीक है ना। जैसे मैंने सर्च किया काशिफ, तो अब काशिफ से रिलेटेड जितने बंदे होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर से आते हैं। लेकिन बैक स्पेस करके दोबारा काशिफ लिखा तो फौरन से जो पहले की सर्चिंग थी वो दोबारा आ जाती है, जल्दी से, पहले के मुकाबले में जल्दी आती है। तो वो क्या काम होता है? वो यही होता है कि वो आपके कीवर्ड सेव कर लेता है, जो जो आपने सर्च किए, ठीक है, जिसका रिजल्ट आपके पास आया है, तो वो कीवर्ड्स वो अपने पास कैशे में सेव कर लेता है, ठीक है, और उन कीवर्ड्स के साथ उनका रिजल्ट भी सेव कर लेता है। तो आप क्या दोबारा वही कीवर्ड लिखते हैं तो वो उसी में से रिजल्ट उठा के दिखा देता है। ये काम है सिंपली क्लाइंट कैशे का। तो हम भी जो लैब्स में काम कर रहे थे, तो उसमें मैंने सैटरडे वालों को यही टास्क दिया था कि भाई जब आप सर्चिंग करो, सबमिट पे क्लिक करो। सुन लो भाई, इंपॉर्टेंट बात, सर्चिंग करो और सबमिट पे क्लिक करो, तो वो जो कीवर्ड सर्च हुआ है वो और इसका रिस्पॉन्स दोनों आपकी स्टेट में सेव हो जाएंगे। कहां सेव होंगे? स्टेट में सेव होंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आप कोई सर्चिंग करते हो, तो वो फैचिंग करने से पहले स्टेट में चेक करेगा कि वो कीवर्ड है या नहीं, समझे? अगर वो कीवर्ड है तो वही रिस्पॉन्स ले आएगा, वरना फिर फैचिंग की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? ये सिंपल सा काम है। क्या मसला है? हाँ, फिर मसला हो जाएगा। अगर सर्वर, ये कह रहे हैं अगर सर्वर पे कोई डेटा अपडेट हुआ है तो इशू आएगा। हाँ बिल्कुल इशू आएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये कि पहले आप जो कीवर्ड है ना, देखो इसमें ये नहीं होता कि हम कीवर्ड से लाकर सर्वर को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि पहले कीवर्ड से आप डेटा दिखा दो और देन उसको सर्वर से अपडेट कर दो। समझ में आ रही? जैसे मैंने कंडीशन लगाई कि इफ ये मेरा की जो है स्टेट में मौजूद है, तो इसका रिस्पांस पहले सेट करवा दिया, देन मैंने फैचिंग कर दी इसी कीवर्ड की, और जो नया डेटा आया वो इसके रिस्पांस में मैंने मर्ज कर दिया।
तो ये इसका सॉल्यूशन होता है कि एटलीस्ट आप क्लाइंट के पास जो है ना वो स्पीड से डेटा दिखा दो और फिर बाद में उसमें अपडेटेशन कर दो। बात समझ में आ रही? एक है डायरेक्ट सर्वर अप्रोच कि मैंने स्टेट में कीवर्ड चेक नहीं की और डायरेक्ट सर्वर से मैंने मंगवाई तो उसमें देर लगेगी। लेकिन एक ये कि मेरे पास स्टेट में चीज पड़ी है, मैंने चेक करके स्टेट से चीज दिखा दी और फिर मैंने सर्वर पे बोला कि जो मजीद अपडेटेड डेटा है वो उसमें मर्ज कर दे। तो ये अप्रोच ज्यादा अच्छी होती है कि आप पहले क्लाइंट पे एक चीज सेव करवा लो, जितने कीवर्ड है उसका रिस्पॉन्स, और देन आप उसी से शो करवा के फिर उसमें फैच करके अपडेट आप कर दो। बात समझ में आ रही है भाई? हेलो, बात समझ में आ रही है सबको? ये मामला है। हाँ, सर्वर पे, सर्विस वर्कर पे कैशे फैच सेव कर लेता है, लेकिन सर्विस वर्कर एनेबल होना जरूरी ना उसके लिए। ये तो अभी उसकी बात हो रही है जब हम पीडब्ल्यू सर्विस वर्कर की साइड पे नहीं है अभी ये नॉर्मल स्टेट्स में रहने की बात हो रही है कि हम सर्विस वर्कर यूज नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं। सर्विस वर्कर में फिर ये फायदा होगा कि वो फिर रिफ्रेश करने पे भी सेव रहेगा कैशे, इसमें ये रिफ्रेश करने में उड़ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम सर्विस वर्कर की साइड पे नहीं जा रहे, अभी हम नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हम वर्क करेंगे। बाकी अब आपकी मर्जी, अब आप उसको कैश में रखते हो, लोकल स्टोरेज में रखते हो या किस में रखते हो। सही है भाई? बात समझ में आ रही है सबको? तो ये काम था क्लाइंट कैशे में, ये आप थोड़ा ट्राई करना इसको, ठीक है? और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या करना है इसमें? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा बंदा जिसको ये टॉपिक समझ में आया, क्लाइंट कैशे नहीं आया? और कोई बोल दो, मसला नहीं है, हाथ उठाओ। मर्दाना ये क्या मतलब जनाना, ठीक है? अच्छा भाई, क्लाइंट कैशे के बारे में मैंने ये बताया कि हाँ, आप लोग लैब्स में थे ना, तो हमने सर्चिंग की थी, हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते तो वो फैच की एपीआई चलाता, रिस्पांस लाता, स्टेट में सेट करके हमें दिखा देता, ऐसा ही था। अब सीन ये है कि मैंने सर्च किया रिडक्स, तो वो रिडक्स से रिलेटेड डेटा ले आएगा एक बार, फिर दोबारा मैंने बैकस्पेस डाल के फिर मैंने रिडक्स लिखा और फिर सर्च किया तो दोबारा वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करके डेटा लाएगा। तो इस तरह बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट हो रही है और बार बार उतनी ही देर से डेटा आ रहा है। मैं इस चीज को मजीद अच्छा करना चाह रहा हूं, एफिशिएंट करना चाह रहा हूं। क्या कि जब बंदा एक ही सर्च को रिपीटेटिव मर्तबा सर्च करे, जैसे रिडक्स एक मर्तबा सर्च कर लिया, डेटा आ गया, अब दोबारा उसी रिडक्स को ये सर्च कर रहा है, ठीक है? एक और इसने एंगुलर सर्च किया, फिर दोबारा रिडक्स पे आ गया, या रिडक्स का रिजल्ट क्या था, तो रिडक्स पे आया, तब मैं चाह रहा हूं ये कि मेरा रिजल्ट मजीद एफिशिएंट जल्दी जल्दी आ जाए। वो कैसे होगा? तो जब पहली मर्तबा सर्च हुआ, रिस्पॉन्स आया, तो मैं ये कह रहा हूं आप ये काम करो कि जो कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है? रिडक्स है। कीवर्ड क्या है? रिडक्स है। वो और इसका रिस्पॉन्स जो भी रिजल्ट आया, इसको आप एक स्टेट में सेव करवा दो, ठीक है? किस में सेव करवा दिया? स्टेट में सेव करवा दिया। अब ये पहली मर्तबा हुआ, अब नेक्स्ट टाइम जब ये रिडक्स सर्च करेगा तो हम यहां पर कंडीशन लगाएंगे कि अगर स्टेट में ये कीवर्ड मौजूद है अपने रिस्पॉन्स के साथ, तो स्टेट से ही इसका रिस्पॉन्स दिखा दे, ना कि सर्वर पर जाए। तो अब फायदा क्या होगा कि सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि स्टेट से दिखा दिया। अब बताओ स्टेट का रिस्पॉन्स जल्दी आएगा या सर्वर का? स्टेट का आएगा। तो अब स्टेट से रिस्पॉन्स उसने दिखा दिया तो क्लाइंट के पास फौरन से डेटा दिख गया, बजाय इसके वो सर्वर की रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स का वेट करे। बात समझ में आ रही भाई? तो ये मैं बता रहा था। अब इसमें उसने कहा कि यार अगर सर्वर पे उसने कुछ डेटा अपडेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल रिडक्स में सिर्फ 2-3 डेटा था, उसने 5-6 डेटा मजीद डाल दिए, तो अब क्या होगा? तो मैंने यहाँ ये कहा कि आप स्टेट में तो सेव करवाओ उसका रिस्पॉन्स, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो चेक करेगा कि अगर स्टेट में मौजूद है तो स्टेट से ही रिजल्ट दिखा दे, उसके फौरन बाद आप इसी की एपीआई कॉल करोगे। इसका फायदा क्या होगा कि क्लाइंट के पास जितना डेटा सेव था वो तो दिख जाएगा, और इसके बाद एपीआई से डेटा जितना अपडेट होगा वो भी दिख जाएगा। समझ में आ रही? जी सर। हाँ, मेमोरी रखता है, लेकिन वो मसला है कि रिफ्रेश होगा तो फिर उड़ जाएगा। मतलब वही वेरिएबल स्टेप की है। हाँ, टेम्परेरी होगी, लेकिन
जब हम उस पे आते हैं ना, किस पे आते हैं, रिडक्स पे आते हैं, तो रिडक्स का स्टोर होता है, स्टोर यानी एक ग्लोबल स्टेट होती है, उस स्टेट को हम एसिंग स्टोरेज यानी लोकल स्टोरेज से हम बाइंड कर सकते हैं कि जो भी उसकी स्टोर में आता जाए वो लोकल स्टोरेज में भी सेव होता जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा जब उस एप्लीकेशन पर आते हैं तो हमें वो स्टोर अपडेटेड मिलती है, रिफ्रेश नहीं मिलती। ये रिडक्स में काम होता है, बता रहा था आपको मैं, ऐसे ही स्टेट की बात आई तो। ठीक है भाई, तो जब रिडक्स की तरफ जाएंगे तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया भाई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एक बात थी वो एरर हैंडलिंग के बारे में बात थी कि एरर हैंडलिंग में क्या होता है। देखो, एक तो होता है कि आपको नॉर्मली जो एरर आ रहा है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क एरर आ गया, ठीक है, तो वो आपने अगर फॉर एग्जांपल एक एपीआई रिक्वेस्ट की, ठीक है, और बीच में नेट बंद हो गया या सर्वर उसका डाउन हो गया जिस पे एपीआई रिक्वेस्ट की, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क एरर आएगा लाल बत्ती से। ऐसा ही है? हाँ भाई ऐसा है। अब यूजर को तो नहीं पता ना, यूजर थोड़ी कंसोल देखेगा, वो थोड़ी डेवलपर है क्या नहीं? डेवलपर तो हम है, हमें पता चलेगा कंसोल पर कि हाँ यार ये एरर है। यूजर तो नहीं पता, यूजर को तो नहीं पता चलेगा ना। तो जब भी एरर आए तो हमें यूजर को भी बताना है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ मसला हुआ है, कुछ भंड हुआ है। तो अब ये यूजर को मैसेज दिखाना भी जरूरी है कि यार अगर कोई एरर आता है तो आपके पास क्या आ जाए, समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाए, कोई भी टाइप का मैसेज आ जाए। तो ये एरर हैंडलिंग कैसे होती है, कैसे होती है पता है आपको? डॉट कैच से होती है। किस तरह होती है? डॉट कैच। ये एरर्स आपके पास कहां आते हैं? डॉट कैच में आते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम जो भी एपीआई कॉल करें, ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी एरर आता है, अच्छा देखो ये भी एपीआई लिखने वाले पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा था, अब उस प्रोजेक्ट में कोई भी एरर आता तो वो बंदा कैच में नहीं भिजवा रहा था, वो बंदा उसको डॉट देन में ही भिजवा रहा था। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन की एपीआई उसने बना के दिया मैं, ठीक है, लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड दोनों रिक्वायर है। अब मैंने उस एपीआई को अगर ईमेल के साथ ईमेल दे दिया, पासवर्ड नहीं दिया, बात समझ में आ रही भाई? क्लाइंट था एक हमारा, उसने हमें एक एपीआई दी, लॉगिन और लॉगिन की एपीआई दी, जिसमें वो ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर कर रहा था। क्या रिक्वायर कर रहा था? क्या रिक्वायर कर रहा था? समझने वाली बात है, वो समझ लो। ईमेल पासवर्ड रिक्वायर कर रहा था। अब उसने अपनी एपीआई में क्या काम किया? उसने एपीआई में काम ये किया कि अगर ईमेल और पासवर्ड में से कुछ भी ना हो तो मैसेज रिटर्न कर दे कि भाई ईमेल डालो या पासवर्ड डालो। ठीक है, अब ये है एरर, ये इसको रिटर्न नहीं करना चाहिए था, बल्कि एरर के तौर पर थ्रो करना चाहिए था। अब वहां मसला क्या आ रहा है हमारे पास, हम जब इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कोई एरर आता है तो वो डॉट कैच में आएगा, ठीक है, लेकिन उसका जो एरर आ रहा था वो भी डॉट देन में आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स था ना, जो एरर वाला रिस्पॉन्स था, वो भी वो रिटर्न कर रहा था, ना कि थ्रो कर रहा था। बात समझ में आ रही भाई? तो अब ये एपीआई लिखने वाले बंदे को भी पता होना चाहिए कि जब कोई एरर से रिलेटेड चीज आए, कोई भी एरर आए, चाहे मैंने पैरामीटर्स नहीं दिए, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट पे नहीं उतरा, चाहे ईमेल गलत टाइप किया, तो अब वो एरर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको थ्रो करवाओ, थ्रो न्यू एरर के जरिए, ना कि आप उसको रिटर्न करवाओ। क्योंकि अगला जो आपकी एपीआई कॉल कर रहा है वो यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जो एरर आएगा वो डॉट कैच में आएगा, ना कि डॉट देन में आएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि एरर जब भी कोई भिजवाता है ना तो उसके मैसेज के साथ भिजवाता है। जैसे कि फायरबेस की एपीआई हम कॉल करते हैं, सुनो भाई अच्छे लग रहे हो, देखो 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 देखो, देख लिया? ये भी देख रहा है, जी नहीं भर रहा इसका, तो मतलब क्या मतलब यार, हद होती है। तुम ही थे लास्ट टाइम ना, वो पीछे बैठ गए, कौन था वो? नहीं वो सोहेल था, सोहेल था, याद है बंदा मेरे को। अच्छा भाई, तो मैं क्या कह रहा था, कहां थे हम, कहां बातों में लगा देते हो यार। हाँ, लॉगिन पर थे, तो मैंने ये कहा कि होना ये चाहिए था कि जो भी एरर आता है वो आप थ्रो करवाओ, ना कि क्या करवाओ, रिटर्न करवाओ। रिटर्न नहीं करवाना चाहिए, थ्रो करवाना चाहिए। तो जिस तरह मैं बोल रहा था कि फायरबेस में होता है,
फायरबेस में आपने क्रिएट यूजर विद ईमेल वाली एपीआई कॉल की, ठीक है, और उस एपीआई पे आपने गलत ईमेल या पासवर्ड दिया, तो अब आपको एरर कहाँ मिलता है? कैश में मिलता है। तो ये जितने एरर्स होते हैं ना, चाहे कोई भी एरर हो, वो हमेशा थ्रो किए जाते हैं। तो अब थ्रो किए जाते हैं तो डॉट कैच में हमें पता चलता है कि हाँ एरर आया, ठीक है। तो अब एरर के अगेंस्ट में हम अपना मैसेज भिजवा देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, या जो हमें मैसेज भिजवाना होता है वो हम मैसेज भिजवाते हैं। तो यही एरर हैंडलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बोलो, समझ में आई भाई? जी भाई इरफान, जोर से बोलो। वो जो, हाँ हाँ बिल्कुल, देखो देखो डॉट कैच के अंदर भी ब्लॉक होता है। ई में हमारे पास एरर रहा होता है जो उसका पैरामीटर है। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? ई में हमारे पास एरर आ रहा होता है, ई के अंदर डॉट मैसेज में या डॉट समथिंग में मैसेज आ रहा होता है। अब स्टेट तो हमारे हाथ में ना, तो कैच जहां हमने करवाया, तो देखो यहां हम सेट करवा सकते हैं, उस एरर में हम मैसेज भिजवा सकते हैं। ये देखो, इसको थोड़ा साइड रखता हूँ यार, क्योंकि वो वहां कंसोल होता है ना। हाँ भाई, सेट है। हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, एरर हैंडलिंग में। क्या भुला देते हो तुम लोग यार। तो सीन ये था कि अब अपना एरर शो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डॉट कैच में आपको पता है कैच चलना ही एरर पर है, ठीक है। तो अगर आपको हर एरर पर एक ही मैसेज दिखाना है, तो आपने सिंपल लिख दिया दिस डॉट सेट स्टेट, एरर में मैसेज का नाम, स्ट्रिंग में मैसेज लिख दिया आपने, और नीचे कंडीशन डाल दी कि एरर हो तो एरर दिखा दे। कोई मुश्किल काम किसी को लग रहा है इसमें? हाँ भाई, किसी को मुश्किल काम लग रहा है? कंसोल से रिलेटेड मतलब कंसोल में जो एरर आ रहा है, हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखो कंसोल में जो एरर आएगा ना, देखते हैं हम इस एपीआई को चलाते हैं, पर ये वही रिक्वायर करेगी ऊपर यार सब कुछ। चलो ले लेते हैं। देखो भाई, हेलो, पहले जवाब तो ले लो। ये एपीआई को क्या हो गया? क्या मंडे है भाई इसमें? हाँ, कोई चीज बंद नहीं है। पहले हम वेरिएबल्स को ले लेते हैं। वो वेरिएबल्स कहाँ मिलेंगे? हैं? ये रहे। क्यूरी तक ले लें? हैं जी भाई, क्यूरी तक ले लें, मसला तो नहीं है। और इस एपीआई को हम यहीं से कॉल कर देते हैं, और डिफॉल्ट एचपीपी पैरम एचपीपी और पैरम पेज को हटा देते हैं। सही है भाई, सही है। क्या हो गया? और यहां पर लिख देते हैं रिडक्स, ठीक है। सही है भाई, एपीआई सही बनी हुई है। हाँ भाई सही है। अब ये देखो, अगर इस एपीआई को हम कॉल कर रहे हैं तो रिस्पांस आ जाएगा, ये एरर देगा इसका? नहीं, रिस्पांस भी नहीं आया, भूल गया। क्या सीन है? कंसोल नहीं किया, लेकिन एरर भी तो आना चाहिए था कि दिस डॉट सेट सब, ये जो है। हैं जी, कंसोल कर लेते हैं, चलो यार। रिजल्ट
और एरर भी कंसोल कर लें, ऐसा है? क्या बंड हुआ है? ठीक है, ये तो रिस्पॉन्स आ गया। आ रहा भाई? अच्छा एक काम करते हैं, नेटवर्क फिल करते हैं। किधर है ऑफलाइन? ठीक है भाई, ऑफलाइन कर दिया। अब ये एरर आया, किस चीज का एरर आया? एरर डिस्कनेक्टेड, एरर डिस्कनेक्टेड। अच्छा ऑफलाइन के अलावा और क्या एरर है? अगर मैं एपीआई में कुछ गलत चीज दे दूं, फॉर एग्जांपल किधर है? ऑफलाइन हटाया मैंने, और एपीआई में मैं ये जो पैरम सर्च है, यहाँ क्या था? स्लैश सर्च था, क्यूरी था ना? क्यूरी के बजाय क्यू लिख दूं, क्या रिस्पॉन्स आता है? तो अब अलग किस्म का रिस्पॉन्स आया कि गेट रिक्वेस्ट में आपने कुछ मसला किया है, नो एक्सेस कंट्रोल वगैरह। अब ये तो कंसोल पर एरर आ रहे हैं, ठीक है? ये एरर कहाँ आ रहे हैं? कंसोल पर आ रहा है। अच्छा कंसोल वाला एरर ये है, टाइप एरर फेल टू फैच। कंसोल वाला एरर क्या है? ये रहा, टाइप एरर फेल टू फैच। अब कंसोल जो कंसोल क्या, ये जो कैच है ये हमारे हाथ में। यूआई पर तो हम कर लेंगे दिस डॉट सेट स्टेट से काम कर लेंगे भाई, यूआई पे हम सेट स्टेट से काम कर लेंगे और यूआई पे यूजर को एरर दिखा देंगे। सवाल इसका ही कि कंसोल पे ये रेड कलर का एरर कैसे जाएगा? हाँ जी, कंसोल पे ये रेड एरर आ रहे हैं, हम चाह रहे नहीं रेड एरर ना है, बल्कि उसमें भी हमारा एरर है। कैच, सिर्फ कैच, ट्राई कैच। कैसे भाई, कैसे ट्राई कैच यार, भूल गए हो? अच्छा ट्राई कैच यूज कर लो तो रेड एरर बिल्कुल नहीं आएंगे है? ये वाले रेड एरर आएंगे या नहीं? सवाल, चलो चेक कर लेते हैं। ट्राई, देखो भाई देखो, ट्राई ऐसे बनाते हैं, इसके बाद कैच, डॉट कैच, खुदा खौफ करो मतलब। और यहां पर एरर पैरामीटर में आता है, ऐसा ही है? हैं जी? यहां कंसोल, कंसोल डॉट लॉग ई, ऐसा ही? ई तो खैर रेड एरर आएगा या नहीं? कौन कौन बोलता है लाल अभी भी दिखेगी पट्टी? हाँ भाई, 1 2 3 और हाथ उठाओ मर्दाना, 4 5 6, लाल लाल पट्टी वालों को लाल वाली चीज। ओ ये क्या हुआ? हैं जी? किसके रिस्पॉन्स में रहा है? डॉट कैच मूव करना, डॉट कैच रिमूव कर दूं? डॉट कैच तो लिखा भी नहीं। अच्छा वो डॉट कैच, ये रिमूव कर दूं तब भी आ रहा है। अब तो 3 3 आ गए। हाँ भाई, तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? बहुत प्यारी सी बात कर दी आपने। अब दुनिया में क्यों आए? हाँ जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हमें ये वाला भी एरर हमें फिक्स करना हो, यानी इस एरर को भी हम लाल पट्टी दिखाना ही ना चाह रहे हो, तो ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा। अभी बता दो वरना असाइनमेंट हो जाएगा। है? ये होगा नहीं? एरर तो आ ही रहा है। हैं जी? ये आएगा ही आएगा, ठीक है, सही है भाई। अच्छा एक और हम ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़े, बढ़े आगे। नहीं आ रहा ना?
खुद देखो, बोलना है बंदा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब बहस करने की क्या जरूरत है इसमें, कर लेना तुम। अच्छा भाई, एरर पर यार वो दरवाजा अगर बंद हो जाए तो शोर बहुत ज्यादा हो रहा है यहां से। अच्छा भाई, कहां थे हम? एरर हैंडलिंग पर। तो ये बात आपको समझ में आ गई भाई कि यूजर को एरर दिखाना जरूरी है। जैसे देखो इन्होंने भी किया है कि सेट स्टेट में एरर भेजा है और यहां पर कंडीशन मार दी कि भाई अगर एरर आ जाए तो एरर ही रिटर्न कर दे, समथिंग वेंट रॉन्ग या समथिंग एल्स। ये सारी चीजें ऐसी जो आपने की हुई है और करके दिखाने की जरूरत नहीं है भाई? नहीं है। चीते बंदे, मुझे पता है तुम लोग मतलब बचपन से ही चीते थे। अच्छा भाई, मजीद क्या बात ये कह रहा है कि एक्सियोस, हाँ ये मेन पॉइंट था। एक्सियोस क्या है? तो एक्सियोस एक फेचिंग लाइब्रेरी है। क्या है? क्या लाइब्रेरी है भाई? फेचिंग लाइब्रेरी। अच्छा, अब इसने जो वजह लिखी है एक्सियोस यूज करने की फैच के मुकाबले में, वो वजह इसने ये लिखी है कि बहुत सारे ब्राउजर्स जो है ना, फैच चूंकि नया है तो बहुत सारे ब्राउजर्स जो है जो पुराने हैं वो फैच को सपोर्ट नहीं करते, फैच को सपोर्ट नहीं करते, तो उसमें से फैचिंग होगी, हो जाएगी। जब फैच को सपोर्ट नहीं करते तो फैचिंग कैसे होगी? तो इस वजह से उसने कहा कि ब्राउजर, क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर की कंपेबिलिटी के हिसाब से एक्सियोस बेस्ट है फैच के मुकाबले में। फैच नेटिव एपीआई है, जावास्क्रिप्ट की अपनी है, लेकिन पुराने ब्राउजर्स पर उससे सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक्सियोस की जो लाइब्रेरी बनाई है वो ऐसी लाइब्रेरी बनाई है जो फैचिंग वो पुराने ब्राउजर्स पर भी उसकी सपोर्टेड है। एपीआई से जो रिक्वेस्ट करना है या पोस्ट करना है, सारे मामला ये ब्राउजर, सारे ब्राउजर्स पर इसकी सपोर्ट है, पुराने हो नए हो। तो ये उसने वजह बताई है कि आप इसके फैच के बताए क्या यूज करो, क्या यूज करो? एक्सियोस यूज करो। अब एक्सियोस क्या है, किस तरह यूज करनी है? तो एक्सियोस बिल्कुल सेम वैसे ही यूज होती है जैसे फैच यूज होता है। सिंपल उसका तरीका उसने लाइब्रेरी में डॉक्स में बताया हुआ है। हाँ बोलो। हाँ, किसको सपोर्ट नहीं करती? इंटरनेट एक्सप्लोर सपोर्ट नहीं करती? अच्छा, तो भाई क्या करें? है नया वर्जन नहीं चल रहा, ये चल ही नहीं रहा, क्या कर रहा है? अच्छा, सही है। लेकिन एक्सियोस ये जो है ना, ये सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं है, हर लाइब्रेरी के लिए। Vue.js हो गई, एंगुलर हो गई, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, तो आप एक्सियोस की लाइब्रेरी हर जगह यूज कर सकते हो, रिएक्ट के लिए खास नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है सबको? भाई बातें छोड़ दो यार। तो एक्सियोस की लाइब्रेरी देखो भाई, क्विज में आने वाली है बहुत टाइट से। आप खामोशी हो गई ना बेगर तो। अच्छा, नेक्स्ट वीक आपका क्विज होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है? फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लासेस में। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ये गेटिंग रियल विद एन एपीआई, तो इसका क्विज होगा आपका फ्राइडे या सैटरडे, जो भी आपकी क्लासेस है। ठीक है? हाँ जी, है इश्यूज का टैब कहाँ है? कहाँ है इश्यूज? टैब ही नहीं है। हाँ ये रहा, देखो भाई इश्यूज देखो, 344 इश्यूज ओपन है, ओपन खुले हुए मैदान में। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं भाई। फेसबुक पे भी, फेसबुक पे देखो या कहीं और देखो, किसी और लाइब्रेरी में देखो, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वही तो कह रहा हूँ, इश्यूज आना कोई वो नहीं है, हैरानी वाली बात नहीं है कि मेरी लाइब्रेरी में इशू आ रहा है। भाई आप पूरी दुनिया में जब यूज होगी तो हर बंदा अपने अपने एतबार से यूज करेगा, तो इशू तो आना लाजमी बनता है। सही है? अच्छा भाई, तो सीन ये कि एक्सियोस को इंस्टॉल करना होगा जिस तरह हर एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? और इंस्टॉल करने के बाद इसका यूजेज कुछ ये है कि एक्सियोस को आप इंपोर्ट करवाओ। ES फाइल में हम रिक्वायर करवाते थे, और ES6 में हम क्या करवाते हैं? क्या करवाते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है? और दूसरा काम क्या होता है? अब फैच करने का काम ये कि
axios.get, और यहां पर इसने स्लैश के साथ लिखा है। कोई बता सकता है स्लैश के साथ कौन सी यूआरएल होती भाई? ना www डॉट, ना .com, ना समथिंग, कोई यूआरएल नहीं। बेस यूआरएल का है इसके आगे? अबे बेस यूआरएल आगे लग जाएगा, मतलब अजीब बंदा है? नहीं नहीं, क्या स्लैश? ये बेस यूआरएल है, आगे स्लैश दे दे। एक बंदा बोल ले यार, बोलो। पक्की बात है, चलो चेक कर लेते हैं। इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। इनका कहना ये है कि अगर स्लैश के बाद आपने जो लिखा है वो उसी यूआरएल पे सर्च मार लेगा। कौन कौन मुत्तफिक है भाई इससे? अच्छा है, बंदे बुलाए हुए तुमने अपने। डेस्कटॉप का है भाई सेलानी रिएक्ट, इसको स्टार्ट भी करते हैं, npm स्टार्ट, और साथ में ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं npm cmd। ओए ये क्या हो गया? cmd npm इंस्टॉल, क्या नाम है? Axios। तो ज्यादातर जो नॉर्मली आप प्रोजेक्ट्स करते हो तो उसमें भी आप Axios ही यूज करते हो फैच के बजाय, ठीक है भाई? तो आप भी यही कोशिश करना, Axios ही यूज करो। चीज वही है, कोई इतनी मुश्किल कोई चीज नहीं है, लेकिन फीचर्स हैं इसमें अच्छे खासे, और वही फीचर्स मैं आपको दिखाने जा रहा था अभी। वही फीचर्स मैं आपको दिखाने जा रहा था, ठीक है भाई? काउंटिंग करो जरा 5 से लेकर 4। अब क्वालिटी भी डिपेंड करता है, जो उल्टे थे उन्होंने उल्टी ली, जो सीधे थे उन्होंने सीधी की। अलग अलग क्वालिटी के बंदे हैं हमारे पास। ये इतने सारे क्यों खुल गए भाई? ये दो दो क्यों खुल रहे हैं यार? क्या बदतमीजी है ये मेन है, और वो किस काम का? ये क्या सीन है यार? अच्छा जी, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो बोलो। सेट है। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, हो रही है, और ये तो बेकार है। अच्छा भाई, हम रिएक्ट की एंडिंग पर है तकरीबन, ठीक है? अब हमारा जो लर्निंग होगी वो स्पीड अप होगी। आई थिंक मैक्सिमम इस वीक, अब जो वीक आएगा इसमें नहीं, इसके नेक्स्ट वीक या इसके नेक्स्ट वीक आपकी ये बुक एंड हो जाएगी नॉर्मली। इसके बाद हम जाएंगे रिडक्स पर, और रिडक्स जैसे ही खत्म होगी तो हम आएंगे रिएक्ट नेटिव शरीफ पर। सही है ना? जो राज कर रही है पूरी दुनिया पर। सही भाई? तो रिएक्ट नेटिव पे आएंगे इंशाल्लाह, और रिएक्ट नेटिव जैसे ही खत्म होगी तो आपका कोर्स दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है? फिर से आपको HTML पे लाया जाएगा। सही भाई? पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़ेंगे? कोर्स खत्म होगा तो दोबारा आपको HTML पे लाया जाएगा, फिर से रिपीट होगा कोर्स, और फिर आपको फुल टाइम यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है? सुबह 8 से लेकर शाम नहीं, रात के 8 तक, 12 घंटे, ठीक? बस बाकी रहेगा, खाना खिला देना। अच्छा भाई, एक बात, जितना हमने यहां से गेन किया वो शायद जिंदगी में किसी और जगह से नहीं कर पाए, ठीक है? अरे हो गया लेक्चर वाला, हो गया। चीप मतलब लोग यहीं पर बैठे हैं सारे, कोई बर्गर वाला नहीं है। तालियां भी यूं ही बजाते, बर्गर को नहीं देखा यूं ही बजाते। ऐसे बजाओ थोड़ा प्लेजेंटली, ऐसे बजाओ, कितनी आवाज आती? आवाज ही नहीं है। हाँ, ताली पे एहसान होता है, हाथ पे एहसान होता है। अच्छा भाई, कहाँ है हमारा? ये स्टार्ट हो गया। अच्छा भाई देखो, हाँ तो मैं कोई बात कह रहा था, तालियां में तुमने घुमा दी यार, क्या है?
मैं ये कह रहा था कि यहां से जो गेन किया है वो आप समझ गए कितना गेन किया, आगे तालियां नहीं। तो अब सीन ये है कि भाई जितना हमने इससे फायदा उठाया, फ्री का फायदा, ठीक है, एक पैसा भी हमारा नहीं लगा, आने जाने के लिए वो हमारे लिए था। तो अब उसका पे बैक करना भी जिम्मेदारी बनती है हमारी। यूं कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन एक फिर भी दिल की जो अंदर की जो रगे है ना, वो बोलती है कि यार कुछ वापसी देना चाहिए। तो जो भी आपकी हैसियत हो, जिस हिसाब से भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो जो काम हो रहा है उसी में हेल्प करो, जैसे ये मास ट्रेनिंग का काम है तो उसमें आओ, टीचिंग में आओ, किसी ना किसी फॉर्म में आप उसको पे बैक करने की कोशिश करो। समझ आ रही भाई? तो इसका जहन रखना अपना, ये नहीं कि खाया पिया और लात मारी भूल गया, ऐसा नहीं करो, ठीक है ना? फिर आपके साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा, ठीक है ना? आप मतलब के लिए चलोगे, मैंने खाया पिया, अब सैलानी का आता पता ही नहीं, लात मार दी, ठीक है ना? जाए आता पता नहीं तो बेकार है, आपने छोड़ दिया बिल्कुल, कुछ भी मैं इसका कुछ करना ही नहीं, तो ऑब्वियसली फिर दुनिया भी आपको ऐसे ही करेगी, ठीक है? तो आप जिससे एहसान लो उसका एहसान चुकाने की भी कोशिश करो, क्या मैं उसको पे बैक करूं। सही है बात? समझ आ रही भाई? लेकिन ये भी 100% चीज है कि हम अपना जितना भी 100% देते, लेकिन इसका पे बैक 100% नहीं हो सकता। वाकई ये जो चीज हमें मिल रही है इसका हक तो हम अदा कर ही नहीं सकते, है कि नहीं भाई? तो एहसास करो। अच्छा भाई, तो अब हम कर रहे हैं इंपोर्ट। क्या करें? देखो भाई, इंपोर्ट कर रहा हूं एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है? सही है। अब इन्होंने कहा कि आप अगर इस एपीआई को कॉल करते हैं, दैट्स मीन कि लोकल होस्ट स्लैश करके ये चीज जाएगी। ऐसा ही है दोस्तों, ऐसा ही है चीते बंधु, ऐसा ही है। यहां फैच के बजाय मैंने ये एपीआई लिख दी, ठीक है? सही है भाई। स्लैश करके ये चीज लिखी हुई, ये डिड माउंट पे चल रहा है, हाँ चल रहा है, तो ये पहले चलेगा और इसका कंसोल भी चलेगा, इसका कंसोल डॉट लॉग एरर भी चलेगा, डॉट देन भी चलेगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, लोकल होस्ट पे जाते हैं, 3000 पे जाते हैं और चेक शरीफ करते हैं। अरे यार जिंदगी भर अटका हुआ ही रहेगा ये, मतलब। हाँ जी, की कह रही है फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड। और आपका कहना यहां तक सही था कि पोर्ट 3000 स्लैश करके उसने मामला लिया। हम नेटवर्क में जाके देखें तो रिक्वेस्ट किस पर गई है? कहाँ है भाई? किधर होता है? अच्छा, तो उसने रिक्वेस्ट कहा हमारी कैन नॉट गेट स्लैश यूजर, किधर है? लोकल होस्ट में मारी, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ स्लैश करके दे रहे हैं, दैट मीन के लोकल होस्ट पर ही वो, यानी जो आपका करंट यूआरएल है उस पे ही वो गेट कर रहा है। लेकिन एक्सियोस हमें कॉन्फ़िगरेशन देता है जिसमें हम बेस यूआरएल सेट कर सकते हैं कि यहां पर मैं जब गेट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ स्लैश करके पाथ दूंगा, आगे के मामला दूंगा। अभी जैसे हम फैच करते हैं तो हमें हमेशा बेस यूआरएल लिखनी पड़ती है, ठीक है भाई? ऐसा ही था ना, जैसे हैकर न्यूज की एपीआई थी तो बेस यूआरएल लिखना पड़ रहा था। लेकिन एक्सियोस में ऐसा नहीं है। एक्सियोस में चाहो तो आप बेस यूआरएल यहां लिख दो, लेकिन उसने मजीद काम ऐसा किया है कि आप उसकी एक जगह कॉन्फ़िगरेशन कर दो और उसमें बेस यूआरएल लिख दो। अब वो जितनी बार भी आप गेट करोगे वो उसी यूआरएल पे जाके गेट करेगा पाथ। देखो कैसे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो आपको यहां मिलेगी। किधर है भाई? ये रहा। नहीं है, नहीं, कहा है यार? ये रहा। नहीं यार, ये भी नहीं है। एक्सियोस डॉट कॉन्फ़िगर था, दिख रहा भाई? किधर गया, किधर गया? हाँ ये रहा, इंस्टेंस एक्सियोस डॉट क्रिएट से। अब सीन देखो, ये मैंने यहां पर इनिशियली कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक्सियोस डॉट क्रिएट और यहां पर यूआरएल लिख दी, बेस यूआरएल। ये टाइम आउट है। टाइम आउट क्या होगा कि कितना वेट करेगा, एक रिक्वेस्ट तक कितना वेट करेगा। इससे ज्यादा अगर हो गया तो वहां पर एरर दे देगा भाई कि टाइम खत्म हो गया आपकी रिक्वेस्ट का। ये हेडर्स
चेक करते हैं अभी एपीआई पे कुछ फर्क पड़ा या नहीं। अभी भी लोकल होस्ट के तौर पे ही गई है। अगर हम इस इंस्टेंस को यूज करें, यानी जहां मैंने एक्सियोस लिखा है वहां पर इंस्टेंस अगर लिख दो तो अब चलेगी। अब वही यूआरएल गई तो पता ये चला कि आप एक जगह कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उस कॉन्फ़िगरेशन को एक वेरिएबल में लोगे, ठीक है, तो वो आपकी उस यूआरएल से रिलेटेड एक्सियोस की एक कॉपी बना देगा, इंस्टेंस बना देगा। बात समझ में आ रही है? और अब मैं क्या करूंगा कि उसी वेरिएबल को यूज करके एक्सियोस के जितने मेथड है वो मैं लगाऊंगा। देखो ये अब मैंने एक्सियोस डॉट गेट के बजाय इंस्टेंस डॉट गेट किया। अब इंस्टेंस में मेरा बेस यूआरएल जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने की इससे रिलेटेड वो सारे होंगे। अब मुझे जहां भी करना हो मैं जस्ट लिखूंगा इंस्टेंस डॉट पोस्ट, इंस्टेंस डॉट पुट, इंस्टेंस डॉट गेट। जितनी रिक्वेस्ट करनी होगी वो मैं अपने इसी वेरिएबल को यूज करते हुए करूंगा। बात समझ में आ रही है भाई? आज हम वो भी पढ़ने वाले कोड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस कोड ऑर्गेनाइजेशन में पता चलेगा कि जितनी कॉन्फ़िगरेशन से चीजें रिलेटेड होती हैं उसको हम कहां रखते हैं। डायरेक्ट कंपोनेंट में करते हैं? नहीं, उसके लिए भी हम अलग चीज बनाते हैं, उसमें ये काम करते हैं, ठीक है। तो वो अभी मैं इस वजह से इसको डायरेक्ट मैंने करके बताया ताकि अब एक एक्सियोस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बात समझ में आ गई भाई? तो यूं ये लाइब्रेरी बड़ी है, बहुत सारी चीजें इसमें। तो ये कि आप चीजें देखते जाओ, जितनी चीजें आपको जरूरत पड़ती है उसको यूज करते जाओ। तो लाइब्रेरी बहुत काम की। देखो कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीजें, इतनी सारी चीजें। ये तो अभी हमने 3 चीजें डाली है, इसने यूआरएल, मेथड, बेस यूआरएल, क्या क्या चीजें नहीं डाली। समझ में आ रही है भाई? हेलो, टाइम आउट की बात ये थी कि ये कम गया, ये मैंने 1000 मिली सेकेंड दिए। 1000 मिली सेकेंड होगा या सेकेंड होगा? डिफॉल्ट इज 0, नो टाइम आउट। मिली सेकेंड ये होगा। तो ये बोल रहा है कि 1 सेकेंड तक रिक्वेस्ट गई और 1 सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर 1 सेकेंड बाद आया तो वो एरर फेंक देगा। मतलब 1 सेकेंड से ज्यादा लग गई ना रिक्वेस्ट में तो वो एरर फेंक देगा। तो यहाँ हम अपना कस्टम टाइम आउट सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि मेरा सर्वर इतना स्लो है कि 10 सेकंड बाद रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं यहाँ अपना टाइम आउट जो है ना वो कितना कर दूं, 11 सेकंड कर दूं कि यार एटलीस्ट 11 सेकंड में मेरा रिस्पॉन्स आ जाए। 11 सेकंड से ज्यादा जाता है तो एरर फेंक देगा। तो यहाँ कस्टम आप अपनी सेटिंग कर सकते हो अपने एपीआई के लिहाज से। किसी खास एपीआई पे या सब एपीआई पे? सिर्फ पोस्ट पे ना, तो एपीआई है ना उसमें। पोस्ट में आप इस तरह से मेथड लिख सकते हो, एपीआई डॉट पोस्ट, जैसे ये दिखाया दे रहा, जैसे एक्सियोस इसका फंक्शन कॉल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट के अंदर और मेथड यहाँ पर पोस्ट लिख दो, यूआरएल लिख दो और समथिंग जो भी लिखता आपने। हाँ, किससे? इंस्टेंस से, इंस्टेंस डॉट पोस्ट और उसमें एड्रेस डाल दो। हाँ ठीक है, ये एक्सियोस इंस्टेंस ही है, इंस्टेंस में भी इसी तरह काम हो सकता है। बात समझ में आ रही भाई? तो ये आप जितना उसको एक्सप्लोर करो अपने मुताबिक वो ज्यादा अच्छा। हमें इसको पूरा तो ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे थे, ठीक है भाई? बात समझ में आ रही है सबको? तो ये सीन है एक्सियोस का। अच्छा, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। समरी देखते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। तो ES6 क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स फॉर डिफरेंट यूज केसेस। लाइफ साइकिल मेथड्स, हाँ भाई रिवाइज करो। पहला फेस क्या है? इनिशियलाइजेशन। दूसरा, अरे पहले क्या है? इनिशियलाइजेशन। दूसरा अपडेशन। तीसरा अनबाउंड। ठीक है, पहले इनिशियलाइजेशन में कितने फेजेस है? 4, 5, 6, कितने? 4। पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा रेंडर, तीसरा गेट डिराइव्ड स्टेट। पहला क्या था? कंस्ट्रक्टर। दूसरा गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम ब्राउज गो टू। रेंडर नहीं होता। पहला क्या है? कंस्ट्रक्टर। दूसरा गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम ब्राउज। तीसरा रेंडर। चौथा कंपोनेंट डिड माउंट। अपडेशन में पहला गेट डिराइव्ड स्टेट, दूसरा विल माउंट नहीं है, शुड कंपोनेंट अपडेट। दूसरा, तीसरा क्या है? गेट स्नैपशॉट में कोऑर्डिनेट। चौथा कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट, सही है। पांचवा
हो गया, 4 है इसमें भी, ठीक है आगे चलो। विल अनबाउंड पे, विल अनबाउंड तो है ही है, मतलब तुम्हें भी यार अनबाउंड पे कौन सा चलता है, कंपोनेंट विल अनबाउंड में, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल्स पढ़े थे हमने। इसके बाद बोला डिड माउंट फॉर एपीआई इंटरेक्शन के लिए पढ़ा हमने, ये अलग से पता नहीं क्यों मेंशन कर रहा है, बाकी सबको क्यों नहीं मेंशन किया। कंडीशनल रेंडरिंग, इसका आइडिया भाई टर्नरी ऑपरेटर, कि अगर ये हो तो ये कर वरना ये कर, ठीक है भाई। सिंथेटिक इवेंट्स एंड फॉर्म्स, ये कौन से थे, इवेंट्स जो मिलते हैं, इवेंट और टारगेट वाला इवेंट, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमने पढ़ा सिंथेटिक इवेंट्स, हमने इस चैप्टर में कहां पढ़े, सेकंड चैप्टर में थे ना, भूल गया होगा बेचारा। ये देखो ये लाइफ साइकिल हमने पढ़े हैं, देन हमने फैचिंग डेटा पढ़ा है, और ये स्प्रेड ऑपरेटर पढ़े, गलती से लिख दिया होगा। अच्छा भाई कहां गया, कहां थे यार, हाँ तो एरर हैंडलिंग हमने पढ़ा, ठीक है। अबॉर्टिंग और रिमोट एपीआई रिक्वेस्ट, ये पढ़ा, हाँ भाई ये कहां आया इस पे टॉपिक, अबॉर्टिंग और रिमोट एपीआई रिक्वेस्ट, ये पढ़ा नहीं वैसे हमने, ये हमने असाइनमेंट के लिए दिया था। अबॉर्टिंग को सर्च करते हैं मिल जाएगा कुछ ना, आ तो रहे। API does not implement aborting a request. You can deal with this issue by aborting the request. हाँ आया तो है कुछ, क्या बोल रहा है, हाँ भाई You can deal with this issue by aborting the request when your component unmounts or preventing to call this.set state. अच्छा aborting के बारे में ये मैंने पढ़ा था, तो ये कह रहा है कि आप कंपोनेंट को अनमाउंट कर दो, यानी जिस कंपोनेंट में वो एपीआई रिक्वेस्ट हो रही है उसको अनबाउंड कर दो। तो अनबाउंड करते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है रिक्वेस्ट समेत, लेकिन हमें हमारा जो काम था उसमें ये काम नहीं था, हम चाह रहे थे कंपोनेंट में रहते ही उसको अबाउट करें, ठीक है। तो उसका मेरे ख्याल से मिला था सॉल्यूशन, इससे पोस्ट किया था, तो उसको देखेंगे। तो ये तो अलग बात कह रहा है। ES6 एंड बियॉन्ड के बारे में हमने क्या सुना, ES6 के बारे में टेम्पलेट स्ट्रिंग टू कंपोज स्ट्रिंग्स, ठीक है। कॉन्केटिनेशन के बजाय हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग्स देखे थे, और स्प्रेड ऑपरेटर देखे थे, ठीक है, कि एरे में ऑब्जेक्ट में स्प्रेड ऑपरेटर से हम किस तरह यूज करते हैं, ट्रिपल डॉट वाले, ठीक। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स, ये कौन सी चीज है, हाँ भाई डिस्ट्रक्टिंग के बारे में तो नहीं कह रहा, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स हैं जी, देख लेते कंप्यूटेड। अबे यार कंप्यूटेड, last but not least you are allowed to use computed property names in JavaScript ES6। हाँ भाई क्या सीन है, हाँ computed property names, right। ये यूजर के अंदर इस तरह से यूज करना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट बनाया कंस्टेंट ओबीजे, और यहाँ पर मैंने खाली ओबीजे बनाया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल की आपके पास सेव है, या फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कीज का एरे है, var keys इज इक्वल्स टू, var नहीं यार कांस्टेंट अच्छा है, और कीज के नाम आपके पास कुछ हुए, नेम एज, सही। चलो आप लोग से सवाल करता हूं, एक नेम और एज तो है, और एक और है फॉर एग्जाम्पल स्कूल, और एक कांस्टेंट बना हुआ है किसका, वैल्यूज का, सही है, सही है दोस्तों। वैल्यूज में यहां काशिफ भाई, एज में यहां कितनी भाई की 50, स्कूल कौन सा भाई का, XYZ, कौन सा प्ले हाउस है, बंदे को पता है। अच्छा भाई अब ये हमारे पास ओए, अच्छा ये वैल्यूज है, और वो क्या था, ओबीजे था, नहीं क्या नाम था उसका, कीज था। मैं चाह रहा हूं इसका ऑब्जेक्ट बन जाए, कीज में कीज आ जाए, वैल्यूज में वैल्यूज आ जाए, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या करूं, ये वैल्यूज है, ये कीज है, मैं चाह रहा हूं इसको ऑब्जेक्ट में शो करूं, कीज को कीज में वैल्यूज को, क्या करना पड़ेगा,
सबको करना और क्या, एक को थोड़ी करना, बाकी सारे ऐसे लिखे। हाँ भाई बताओ। पहले तो लूप चलाना पड़ेगा अक्लमंद लोगों, क्या नहीं चलाना? चलाएंगे ना? नहीं चलाएंगे? चला लो, क्या मतलब और कुछ हो जाएगा इसका? और कोई सॉल्यूशन है? बताओ भाई। मैप चलेगा? अस्तगफार, मैप चलेगा, सही बोल रहा है। तो चलो मैप चला, वैल्यूज डॉट मैप। अब वैल्यूज पे चलाओ या कीज पे चलाओ? एक ही गल है। और यहां पर आपको एक एक वैल्यू मिलेगी और यहां पर इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, ये मेरे चीते लोग बोले। ठीक है भाई, अब क्या करें? ओबीजे हमारे पास खाली बना हुआ है, ठीक है ऊपर। अब क्या करें? ओबीजे स्क्वायर ब्रैकेट कीज का आई इंडेक्स, आई सा। पहले एक काम करो, यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे शायद, तो हम कंसोल करवा लेते हैं कीज और उसका आई इंडेक्स। तो क्या आएगा इधर? हर की का नाम आएगा। कहा है? आया ना, नेम स्कूल एज आया ना। ये अनडिफाइंड क्या है? रिटर्न। रिटर्न कुछ भी नहीं किया ना, चीते लोग हो यार तुम लोग, सब पता है मतलब माशाल्लाह। तो कीज आई में क्या आ रहा है? कीज आई में क्या है? हर की का नाम आ रहा है। अब मेरे पास ओबीजे एक खाली ऑब्जेक्ट है और ओबीजे के साथ मैं अगर कोई की का नाम लिखना होता है तो क्या लिखता हूं? डॉट करके की का नाम लिखता हूं, ऐसा ही है ना? सुनो ना, डॉट करके लिखता हूं। लेकिन अब मुझे हर की का नाम तो पता नहीं, मैं चाह रहा हूं लूप के जरिए हर की का नाम डायनेमिकली यहां की बन जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो? ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट, और उस की का नाम दिया। की का नाम कहां से मिलेगा? कीज का आई इंडेक्स, जो भी हमने कंसोल किया था, है क्या नहीं? और इक्वल टू करके उसकी वैल्यू देनी है, तो क्या करूंगा? डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। अरे यार गलती हो जाती भाई से, मतलब माफ करो। सही है? हो जाएगा। ओबीजे को चेक करें तो ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। कैसा दिया? देखा भाई के साथ लोगों को ऐसी चीजें चाहिए। जलन वाली तालियां थी, मतलब क्या है? Are you jealous with me? है? मतलब बंदा ना चाहते हुए ताली बजाता है, ऐसे बजाते हैं, दिल ही नहीं चाह रहा ताली बजाना। सही भाई, तो ये बात आपको समझ में आई? ओबीजे के अंदर देखो कीज ऐसे भी बनती हैं, ये कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक और की का नाम बताओ। हाइट भाई की, तो देखो ओबीजे डॉट हाइट तो बना दिया मैंने, ओबीजे के अंदर जाके देखो तो नहीं बना, तो इसके अंदर कुछ असाइन करूंगा तो बनेगा ना। ऐसा कितनी थी भाई की? अरे हल्का हो जाए, 6 फुट काफी है। तो ओबीजे में देखो तो बन गई। तो डॉट करके भी बन सकती है, लेकिन जब आपके पास डायनेमिक कीज आ रही हो, वेरिएबल के अंदर आ रही हो, तो आपको कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही भाई सबको? ठीक है, ये हो गया। और क्या है? और हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? किधर है यार? ये तो बहुत पीछे, ये सेकंड चैप्टर की है यार, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज भी आई थिंक। अच्छा भाई कहाँ है? कहाँ है यार? हाँ जी, बाकी हमने क्लास फील्ड्स के बारे में पढ़ा। अभी क्लास फील्ड्स क्या थी? हाँ भाई, क्लास फील्ड्स, क्लास फील्ड्स, ये जो बात कर रहा है क्लास फील्ड्स, क्लास के बारे में बात कर रहा है। हाँ, कौन से वेरिएबल? आगे देखते हैं। जनरल में हमने क्या क्या पढ़ा? हैकर न्यूज एपीआई की इंटरेक्शन देखी, नेटिव फैच देखा, क्लाइंट एंड सर्वर साइड सर्च देखा, पेजिनेशन कर ली अपने, क्लाइंट साइड कैशिंग की, और एक्सियोस एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर द नेटिव फैच एपीआई, ये सारी चीज हमने की। क्लास फील्ड क्या है उसको जरा देख लेना, मुझे नहीं लगता कोई चीज हमने छोड़ी इसमें से, लेकिन ये क्लास फील्ड क्या कहना चाह रहा है सर्च कर लेते हैं। चलो एक चीज है, किधर है भाई? एक ही फील्ड है।
अब क्लास तो बहुत सारी आएंगी, सिर्फ फील्ड्स ये भी एक ही आ रहा है, दिमागी मरीज। तो खैर हो सकता है वो कोई टॉपिक हो जिसका नाम अलग से ये हो, उसको बेचारा दिमाग में ना रहो कि मैंने बुक में लिखा है या नहीं। होता है ना भाई, हमारे साथ भी होता है, मतलब वो भी इंसान था, कोई बंदा मतलब अजीब थोड़ी था। अच्छा भाई, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड टेस्टिंग, बट सिर्फ हम कोड ऑर्गेनाइजेशन इसमें आज देख रहे हैं, ठीक है? सही है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज है कोड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसाइड करती है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हो, कितने अच्छे डेवलपर हो। मार्केट में डेवलपर हजारों पड़े हुए हैं, आपसे बेहतर भी हजारों पड़े हुए हैं, उनके पास भी काम नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह है? कोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वाह यार, जो मतलब मन नया बोल दिया भाई। अच्छे डेवलपर चाहिए लोगों को। कौन से डेवलपर? अच्छे डेवलपर। कौन से डेवलपर? अच्छे डेवलपर चाहिए। तो अच्छा डेवलपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? माँ बाप को तंग नहीं करना होता। तो पहला क्या करना होता है? मेरे उठाने नहीं होते। दूसरा क्या करना होता है? एक्सपीरियंस। अच्छा डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना होता है। दूसरा काम ये होता है, गिटहब की अच्छी प्रोफाइल गई। मेरी कोई गिटहब की अच्छी प्रोफाइल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के शुक्र से काम है। लेकिन अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको डेवलपमेंट की जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, अब सीरियसली बात कर रहा हूं, जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है सबको फॉलो करना पड़ेगा। आप पेलने वाले काम बनोगे ना कि यार चल रहा है चलाओ चलाओ चलाओ, तो क्लाइंट आपको चला देंगे, आपको रखेंगे नहीं, बता रहा हूं। हमें यही होता है, काम हो जाता है, चल रहा है काम तो हो गया ना, दे दे क्लाइंट को। तो भाई ये चीज आएगी ना तो आप अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। आप जितनी बेस्ट प्रैक्टिस के साथ अपना 100% देकर काम दोगे ना, आपको उतने अच्छे क्लाइंट और उतनी अच्छी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो इसीलिए कोड ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें से एक पार्ट है कि आपको अगर जितनी अच्छी कोड ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोजेक्ट का करोगे, उतना अच्छा आपको डेवलपमेंट का रिस्पॉन्स मिलेगा और आपके लिए भी आसानी है। बात समझ में आ रही है भाई? तो आओ कोड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि किस तरह कोड को ऑर्गेनाइज करना है। क्या माना रखती है गिटहब की प्रोफाइल, लेकिन ये कि होते हैं ऐसे क्लाइंट्स होते हैं बहुत सारे कि बोलते हैं गिटहब की प्रोफाइल दिखाओ और फिर पूछते हैं यार कि आपने काम कहां किया। मेरा मसला है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे बिटबकेट पे प्राइवेट रेपोजिटरी बनाते हैं, क्योंकि गिटहब पे जो है वो प्राइवेट बनाएंगे तो वो उनको पैसे लगते हैं। तो अब जितने क्लाइंट्स बनते हैं वो सारे बिटबकेट पे आते हैं। तो मेरा क्या कसूर? नहीं, मेरा क्या कसूर है? मतलब एक बात कह रहा हूं कि एक ऐसा डेवलपर जो काम तो कर रहा है लेकिन गिटहब पे इस वजह से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सारे उसको प्रोजेक्ट से बिटबकेट में मिल रहे हैं और किसी वीसीएस पे मिल रहे हैं, तो क्या कसूर है उसका? नहीं है ना कसूर। तो फिर आपने कहा, आपने बोला नहीं गिटहब। अच्छा भाई सीन देखो। हाँ भाई सीन देखो, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या टॉपिक आ रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बच्चों वाली चीज। यहां से इंपोर्ट किया, वहां से एक्सपोर्ट किया? नहीं, पहले वहां से एक्सपोर्ट किया फिर यहां से इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमने बचपन में पढ़ लिया था। थोड़ा आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यार यू कैन एक्सपोर्ट वन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड अ नेम्ड एक्सपोर्ट। देखो एक तो हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ा था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और नाम रख दिया उसका, ठीक है। और एक ये होता है कि हमें एक ही फाइल से मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट करनी हो, एक ही फाइल से मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट करनी हो, तो उसको हम इस तरह से करते हैं। किस तरह से? एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट का कीवर्ड हटाया और उसको ऑब्जेक्ट की सूरत में दे दिया। किस सूरत में दिया? ऑब्जेक्ट की सूरत में दिया। जैसे कि एक फाइल बना के देखते हैं, एक फाइल बना के, एक फाइल में यहां बना रहा हूं, न्यू फोल्डर बना रहा हूं हेल्पर्स के नाम से। किसके नाम से? हेल्पर्स के नाम से। हेल्पर्स क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? नहीं पता?
हल्के हो जाओ, मतलब 1 मिनट। हेल्पर्स में फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल का नाम मैं लिख रहा हूं, लॉग इन हेल्पर्स। ठीक है, हेल्पर्स क्या होंगे? हेल्पर्स का फोल्डर कोई बनाता है, कोई नहीं बनाता। ये कौन सी फाइल बनी बे? सही है। अब सीन देखो भाई का, सीन देखो भाई का। हेल्पर क्या होता है? हेल्पर ये होता है कि आप कोई ऐसी चीजें जो आपको मल्टीपल जगह यूज करनी हो, कोई ऐसे वेरिएबल्स, कोई ऐसी चीजें जो आपको मल्टीपल जगह यूज करनी हो, वो आप अपने एक एप्लीकेशन में हेल्पर्स का फोल्डर बनाते हो। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट चीजें होती है ना, फॉर एग्जांपल चेंज ही नहीं हो रहा, जैसे कि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ऐसा ऐसे मतलब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम नॉर्मली हेल्पर्स या कांस्टेंट में नहीं आते। जैसे कि कलर्स होते हैं, क्या होते हैं? कलर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें 2-3 ही कलर यूज करने, अब बजाय इसके कि आप सीएसएस में बार बार उस कलर का जो हेक्स कोड है या उस कलर का नाम है वो रिपीट करो, आप कांस्टेंट उसका बना लेते हो एक जगह। क्या बना लेते हो? कांस्टेंट बना लेते हो। क्या बना लेते हो? कांस्टेंट बना लेते हो। वो कांस्टेंट कैसे? कि फॉर एग्जांपल कांस्टेंट आपने क्या बनाया? ब्लू कलर। ठीक है, और यहां पर हैश कोड में आपने उसका ब्लू कलर दे दिया, समथिंग समथिंग। बात समझ में आ रही है? आप कोई नया डेवलपर भी आएगा ना, उसको लग रहा है कि आपने एप्लीकेशन में आपने ब्लू कलर यूज किया, तो अगर वो नया कलर पिकर से जाके ब्लू कलर निकालेगा तो ऑब्वियसली आपका ब्लू कलर उसके ब्लू कलर में फर्क आ जाएगा। तो अब होना ये चाहिए कि आपको अपने जितने कलर्स हैं या इस तरह की जितनी चीजें हैं जो कांस्टेंट है, आप उसको एक जगह वेरिएबल बना के रख लो। कहां बना के रख लो? वेरिएबल बना के रख लो। और हर डेवलपर को यही रिकमेंड करो कि भाई मैंने अपनी जो भी कलर्स या इस तरह की कांस्टेंट चीजें वो इधर बना के रखिए, आपको यूज करनी है तो आप इस चीज को इंपोर्ट करो, ना कि अपना कलर घुसेड़ो। बात समझ में आ रही भाई? तो यही सीन है। देखो अब ये मैंने ब्लू कलर एक बना दिया, ये मैंने, या इसको ब्लू कलर के बजाय आप नॉर्मली हम जो नाम देते हैं वो इस तरह देते हैं, प्राइमरी कलर। ठीक है, फिर सेकेंडरी कलर। समझ में आ रही है? अच्छा, जो कांस्टेंट होते हैं ना, एक और बात डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कांस्टेंट होते हैं क्या होते हैं? क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। उसको आप कैपिटल लेटर से लिखते हो, टोटली कैपिटल लेटर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे ये प्राइमरी कलर, इसी तरह सेकेंडरी कलर। समझ में आ रही है भाई? एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट कांस्टेंट को आप कैपिटल से नहीं लिखते। देखो यहां पर ये जो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर है ना, इसको हम नॉर्मली लिखते इस तरह से, यानी हमने एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट कलर, इसको हमने कैपिटल से लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक, और इसके अंदर जो चीजें उसको नॉर्मली हमने स्मॉल से ही रहने दिया, उसको हमने नॉर्मली स्मॉल से ही रहने दिया। तो जो मेन कांस्टेंट एक्सपोर्ट होने वाला है ना, उसको आप कैपिटल से बनाओगे। जो मेन कांस्टेंट एक्सपोर्ट होने वाला है उसको कैपिटल लेटर से रखो, ठीक है, बाकी चीजें आप भले स्मॉल से रखो। अब मैं यहां एक्सपोर्ट, तो अब फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी कलर वगैरह मैंने इसी के अंदर डाल दिया, और सेकेंडरी कलर भी इसमें डाल दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसको ऊपर बना लो। और आखिर में एक्सपोर्ट कर दिया मैंने किसको? कलर को। चाहता तो ये भी चीज मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकता था, कोई इशू नहीं था। बात समझ में आ रही है भाई? लेकिन मैंने एक्सपोर्ट किया किसको? कलर को। चाहो तो यहां पर लिखना जरूरी नहीं, यहां से आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? अब फॉर एग्जाम्पल app.js में गया और इंपोर्ट किया आपके भाई ने, क्या? कलर्स फ्रॉम पाथ, क्या भाई? ./helpers/login helpers। तो यहां से कलर्स इंपोर्ट हो जाएंगे भाई। जरा कंसोल करके देखते हैं कलर्स में आ रहे कि नहीं। console.log colors,
डिफॉल्ट नहीं है, इसका मतलब नहीं होंगे, नहीं होंगे, सोच लो। तभी बोलता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सही से पढ़ो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्टेड एज कलर्स वॉज नॉट फाउंड। आप मतलब चीते, बहुत बड़े पपीते। अच्छा इधर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो तो हो जाएगा, हो जाएगा। सबर सबर नहीं, भाई की बात सुन लेते हैं। क्या बात है, आपकी बात क्या है, कहां से आए आप? तो ये बात सही है कि अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, एक ही नाम से अगर इंपोर्ट करना हो तो आप डिफॉल्ट लगाना जरूरी है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मुझे उस एक्सपोर्ट में से एक ही एलिमेंट चाहिए, प्राइमरी कलर, और तो उसके लिए हम ये करते हैं, प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर। तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कलर्स इज नॉट डिफाइंड का तो एरर दे रहा है। इसके अलावा अब बोल रहा है कि लॉगिन हेल्पर डज नॉट कंटेन एन एक्सपोर्टेड नेम प्राइमरी कलर। तो अब हमें डिफॉल्ट हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? आ गया भाई, प्राइमरी कलर आ गया। तो अब देखो कंफ्यूजन हो गई लोगों की, कब डिफॉल्ट यूज करें कब ना करें। तो देखो सिंपल बात, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कब यूज होगा? जब आपको पूरा का पूरा चीज आपको इंपोर्ट करनी हो एक नाम से। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कब यूज होगा? जब आपको इंपोर्ट करना हो एक ही नाम से पूरी की पूरी चीज जो एक्सपोर्ट हुई है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो कंपोनेंट हो। ठीक है, बात समझ में आ रही लोगों? क्या बोला मैंने? मेरे को समझ ही नहीं आ रही, क्या बोल लो, क्या बोला मैंने? बताओ, तुम बताओ क्या बोला। अगर उस फाइल की जो चीजें एक्सपोर्ट हुई है वो मुझे पूरी की पूरी चाहिए एक ही नाम में, एक ही वेरिएबल में, तो मैं क्या करूंगा? इंपोर्ट वेरिएबल का नाम और फ्रॉम समथिंग, और वहां से क्या करूंगा? सिर्फ एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट? क्या करूंगा? क्या करूंगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और अगर मुझे उसमें से छोटा छोटा मान चाहिए हो तो सिंपल एक्सपोर्ट करूंगा, और इंपोर्ट करते हुए उसको डिस्ट्रक्टिंग तौर पे लिखूंगा। यानी ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर से जो चीज सही थी वो ले ली, जो चीज सही थी वो ले ली। ठीक है, एक बात पूछो, जो भी चीजें आप उसमें से एक्सपोर्ट करवा रहे हो वो हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में ये दो चीजें एक्सपोर्ट करवाई है, तो सिर्फ यही दो चीजें जाएंगी उसके अंदर। आ रहे ना? काहे को नहीं आ रहे? डिफॉल्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है ना? देखो देखो देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया और यहां पर मैंने लिख लिया कलर्स। इंपोर्ट तो आप किसी भी नाम से करवा सकते हो, और कलर्स में देखूंगा तो वही ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा होगा। अब मुझे यूज करना होगा कलर्स डॉट प्राइमरी कलर, कलर्स डॉट सेकेंडरी कलर, इस तरह यूज करना होगा। किधर है? क्या बोल रहा है? सेव नहीं किया यार। आ रहा है भाई? ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो अब मुझे कलर्स डॉट प्राइमरी कलर, कलर्स डॉट सेकेंडरी कलर, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना कॉन्स्टेंट बनाना चाह रहे हो। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट उसमें यूज होता है ES5 में, ठीक है, और ये नॉर्मल एक्सपोर्ट ES6 का। हाँ यही डिफरेंस है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। अच्छा, अब इसमें एक और अच्छी चीज ये जो आप डिस्ट्रक्टिंग करके ले रहे थे, सुनो भाई इंपॉर्टेंट बात। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट हुए हुए नाम होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट किस तरह करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया, क्या बनाया? एक ऐसा वेरिएबल का नाम है जो किसी पैकेज का नाम भी है। यहां से आपने एक एक्सपोर्ट ऐसे वेरिएबल का नाम किया जो किसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सियोस, मैंने फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा होता है नॉर्मली कि आपके वेरिएबल का नाम भी वही है और जो पैकेज है उसका नाम भी वही है। अब वो दोनों सेम जगह इंपोर्ट होने, यहां पर वो एक्सियोस भी इंपोर्ट हो रहा है और जो आप वेरिएबल का नाम यहां लिखने जा रहे हो वो भी इंपोर्ट हो रहा है।
तो अब वो क्या कंसिडर करेगा, एक्सियोस, असल एक्सियोस पैकेज का नाम, या जो आपने वहां से एक्सपोर्ट किया एक्सियोस, वो इशू समझ में आ रहा है आपको कि दो वेरिएबल्स के नाम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक पैकेज के वेरिएबल का नाम और एक आपके वेरिएबल का नाम, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो अब इसका हल ये होता है एलायस, ठीक है। एलायस क्या होता है, निक नेम होता है। एलायस को हम डिफाइन करते हैं, यानी एक्सियोस लिखा है मैंने एज माई एक्सियोस फॉर एग्जाम्पल। अब मैं ये जो मेरा एक्सियोस था उसको मैंने नाम दे दिया माई एक्सियोस, और अब मैं नीचे जहां भी यूज करूंगा वो माई एक्सियोस के नाम से यूज करूंगा। माई एक्सियोस, तो उसमें वो वाला कलर आएगा जो मैंने माई एक्सियोस के लिए लिखा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक्सियोस यूज करूंगा तो एक्सियोस यही वाला समझेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे एक्सियोस को बता दिया कि इस एक्सियोस का मतलब माई एक्सियोस है। बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे अपना एक्सियोस यूज करना होगा तो मैं कोड में लिखूंगा माई एक्सियोस, और जो पैकेज का यूज करना होगा उसको क्या नाम दूंगा, एक्सियोस। और ये मैं मल्टीपल कर सकता हूं। मैंने एक्सियोस लिखा है, सेकेंडरी कलर है, इसको भी फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मैं इसको एस करके अपना नाम दे दूंगा, दूसरा कलर। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? इस चीज को क्या बोलते हैं, अलियास, ये नाम है ALIAS, एलियस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? सबको समझ में आ रही है भाई? जवाब दो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ठीक है भाई, कहां गया? तो ये हो गई। अब कुछ मेन स्ट्रक्चरिंग पर चलते हैं। ये यहां पर एलियास के बारे में बता रहा था। अच्छा, ऐसा भी होता है, हाँ दोस्तों, हाँ देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बगैर भी हम सारी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखो ये देखा था, सुनो सीन, सुनो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज। मैंने यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया। मैं ये सारी ऑब्जेक्ट्स एक ही नाम में इंपोर्ट करना चाह रहा हूं। हमने पहले यहां लिखा इंपोर्ट कलर्स फ्रॉम दिस, तो इसने हमें क्या दिया, एरर दिया कि भाई अगर आप इस तरह से इंपोर्ट करवाओगे तो वहां से आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के साथ करवाना पड़ेगा। लेकिन हम चाह रहे नहीं, वहां से हम एक्सपोर्ट करें, वो अलग से भी निकल सकता है और एक सारी चीजें एक नाम में भी आ सकती हैं। तो ये काम कैसे होगा? स्टैटिक दिया, ये करेगा सब चीजों को इंपोर्ट, और साथ में आपको एलियास भी देना पड़ेगा कि किस चीज में ये सारी चीजें रखनी। तो मैंने दे दिया इंपोर्ट ऑल एज कलर्स। स्टैटिक मतलब सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी एक्सपोर्ट हुई है बगैर डिफॉल्ट के, वो सारी चीजें स्टैटिक में लाके कलर्स में रख देगा। अब वही चीजें मुझे वैसे ही कलर्स में मिल जाएंगी बगैर डिफॉल्ट के। आ गई नहीं बात समझ में? सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ भाई, आज हम सारी चीजें कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। तो चलाओ, थोड़ा चलाना पड़ेगा। हर बार मतलब तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, प्रैक्टिकली कुछ करें। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ, एक फाइल में एक ही डिफॉल्ट हो सकता है। हाँ, मतलब डिफॉल्ट भी करा है और एक ऑब्जेक्ट। यार ये यूज केसेस थोड़ा खेल लेना करता, टाइम थोड़ा कम है, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। सही भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला काफी हद तक यहां पर हमने सीख लिया कि मजीद क्या क्या काम है। ठीक है भाई? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये वही सीन बता रहे हैं यहां पर। क्या बोल रहा है? फर्दर द इंपोर्ट नेम कैन डिफर फ्रॉम द एक्सपोर्टेड डिफॉल्ट नेम। You can also use it in conjunction with the named export and import statements. क्या ये काम सही किया हुआ है इसने? हाँ भाई, ये काम सही किया हुआ है। पूछ रहा हूं मैं किसी से, किससे पूछूं? एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी किया है। सही है, मसला तो नहीं है। फिर इसने देखो इंपोर्ट कैसे किया है। इंपोर्ट किया इसने डेवलपर को, हालांकि यहां से एक्सपोर्ट पर्सन को किया था। ये क्या सीन है? वहां
को पर्सन को एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट यहां पर डेवलपर को किया, क्या सीन है? नाम कुछ भी हो सकता है, ये वजह है? हाँ भाई यही वजह है, सही है। तो वहां से किसी भी नाम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रिसीव यहां पर किसी भी नाम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने कीज इंपोर्ट कर कीज एक्सपोर्ट किए तो उसका नाम सेम होना चाहिए, उसका नाम सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब ऐसा आते हैं कोड ऑर्गेनाइजेशन पर, टाइम कम है, चीज को हमें कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब ये सीन देखो, इसने बोले जो पिछला इसने कोई फाइल्स बनाई थी, हाँ भाई इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट चीजें चल रही है, बहुत ध्यान से देखने की है, नहीं देखा तो मसला हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा भाई, सीन ये है कि देखो अब ये कुछ चीजें बता रहे, कह रहे कि यार एसआरसी के अंदर देखो इतनी सारी फाइल्स दिख रही हैं, अब मुझे ढूंढनी पड़ रही है। देखो app.js भी इधर ही है, button.js भी इधर ही है, table.js भी इधर ही है, search.js भी इधर ही है, कंपोनेंट्स भी इधर ही है, कंटेनर्स भी इधर ही है, स्क्रीन्स भी इधर ही है, सब कुछ इधर है। तो कह रहे हैं यार ये थोड़ा मजा नहीं दे रहा, मसला लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है भाई। तो अब ये कह रहा है कि यार इनको हम फोल्डर्स में बंद करते हैं। अब देखो इसने किस किस फोल्डर में कैसे बंद किया, इसने क्या किया, एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर ऐप से रिलेटेड चीजें डाली, ऐप का फोल्डर बनाया, बटन का फोल्डर बनाया, टेबल का फोल्डर बनाया, सर्च का फोल्डर बनाया, दिख रहा है भाइयों। और अब उसके अंदर आपको उसकी फाइल का नाम नहीं दिख रहा, बल्कि क्या दिख रहा है, सब में फाइल का नाम क्या है, index.js। क्या नाम है भाई, index.js। अब ये index.js का नाम क्यों रखा, यहां पर क्या बोल रहा है, इट लुक्स क्लीनर देन बिफोर, द इंडेक्स नेमिंग ऑफ अ फाइल डिस्क्राइब्स इट एज एन एंट्री पॉइंट फाइल टू द फोल्डर। It is just a common naming convention, but you can use your own naming as well. In this module structure, a component is defined by its component declaration in the JavaScript file, but also by its style and test. index.js क्यों देते हैं, इसका मैं आपको पहले फायदा बताता हूं। इससे पहले मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, देखो इन्होंने फिर बोला कि another step could be extracting the constant variables from the app component. These constants were used to compose the हैकर न्यूज एपीआई यूआरएल। अभी हमने हेल्पर की फाइल बनाई थी, किसकी फाइल बनाई थी, हेल्पर की फाइल। अब इसने यहाँ पर इंडेक्स कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर बनाया और उसके अंदर बनाई है index.js। इस पे चलो पहले index.js को लिख लेते हैं। index.js का क्या काम है, फॉर एग्जांपल ये जो लॉगिन हेल्पर है, इसका नाम मैं रख देता हूँ index.js। क्या रखता हूँ, क्या रखता हूँ, क्या रखा, index.js नाम रखा इसका, सही है, सही है। अब सीन देखो, app.js पे जब मैंने इंपोर्ट किया तो हेल्पर्स के अंदर लॉगिन हेल्पर्स का नाम दिया था, अब किसका नाम दो, इंडेक्स का, ऐसा ही है। चेक कर लेते हैं इंडेक्स पे चीज आ रही, अभी नहीं आ रहे या नहीं आ रही, आ रहा है, ठीक है, आ रही है नहीं। अच्छा, इस इंडेक्स का नाम अगर मैं हटाऊं और सिर्फ हेल्पर्स लिखूं तो कौन सा बोलता आ जाएगा, क्यों, आ गया। तो index.js का ये फायदा है, index.js का ये फायदा है, क्या फायदा है कि आपको index.js आप जहां दे दो उसके अंदर से जो भी चीज एक्सपोर्ट हो रही है, आप उसके पेरेंट फोल्डर का नाम लिख के जैसे आप इंपोर्ट करवा सकते हो, बात समझ आ रही, आप उसके पेरेंट फोल्डर का नाम लिख के क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट करवा सकते हो। इसका एक और फायदा ये, फॉर एग्जाम्पल हेल्पर्स में मजीद आपने बहुत सारे हेल्पर्स बनाए, ठीक है, हेल्पर्स में आपने मजीद बहुत सारे हेल्पर्स बनाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये सारे सिनेरियोस बता रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छा रहता है ये। रीनेम क्या, इसका नाम लिखा क्या, भाई हेल्पर, ठीक है, क्या नाम लिखा, ये हो गया दूसरा हेल्पर। सीन देखो भाई, सीन देखो, ठीक है भाई,
सही है। या प्राइमरी भाई कलर जाएंगे, सही है दोस्तों, सही है। प्राइमरी कौन से जा रहे हैं? भाई कलर जा रहे हैं। और क्या है भाई दूसरे हेल्पर में? अरे यार यहाँ भाई कर दिया, क्या तुम लोग बताते नहीं हो? भाई हेल्पर, ठीक है भाई। और यहाँ से हटाया आपने सेकेंडरी भाई हेल्पर, प्राइमरी भाई हेल्पर, ऐसे कर। और दूसरे हेल्पर में क्या किया? यहाँ दिया दूसरा कलर और यहाँ पर दूसरा कलर, ठीक है भाई। अंग्रेज देखेंगे तो क्या बोलेंगे? दूसरा हेल्पर बोलेंगे व्हाट द हेल इज दूसरा हेल्पर। सही भाई। अब सीन देखो, भाई हेल्पर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरा हेल्पर भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अब app.js में मुझे जो काम करना होगा वो हर एक हेल्पर का नाम लेना पड़ेगा कि फला हेल्पर से फला चीज लिया, फला हेल्पर से फला चीज लिया। मैं ये चाह रहा हूं कि फाइल्स तो मैंने अलग अलग बनाई है, लेकिन सारे हेल्पर्स को एक जगह जमा करके एक जगह जमा कर लूं, और जब इंपोर्ट हो तो एक ही जगह से सारे हेल्पर्स इंपोर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? एंट्री पॉइंट जो दिया है index.js, इसके अंदर इन दोनों हेल्पर्स को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट किया, क्या नाम है? स्टैटिक एज दूसरा हेल्पर फ्रॉम ./ दूसरा हेल्पर, ऐसा ही ठीक है। इसी तरह उसको भी करूंगा, किसको? इंपोर्ट भाई हेल्पर, ठीक। और यहां पर भी भाई हेल्पर आ जाएगा। पूरा क्यों आ रहा है? सही भाई। और अब यहां पर इनको दे दिया मैंने, है कि नहीं भाई? बात समझ आ रही है? अब क्या होगा? मैं सिंपली index.js इंपोर्ट करूंगा तो मेरे पास सारे हेल्पर आ जाएंगे। भाई हेल्पर भी आ जाएगा और दूसरा हेल्पर भी आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? चेक करते हैं। भाई हेल्पर भी आ गया और दूसरा हेल्पर भी आ गया। अगर मुझे उनकी डायरेक्ट जो जो चीज एक्सपोर्ट हुई है वो चाहिए तो मैं क्या करूंगा? भाई हेल्पर जैसे प्राइमरी भाई कलर, सेकेंडरी भाई कलर, दूसरा हेल्पर में प्राइमरी दूसरा कलर, सेकेंडरी दूसरा कलर। मुझे ये सारी कीज ही चाहिए। जब वहां से इंपोर्ट करूं तो डायरेक्ट कीज है। स्प्रेड ऑपरेटर, क्या स्प्रेड ऑपरेटर? सिंपल। क्या एरर दे रहा है? बोला एक्सपोर्ट में आप इसको यूज नहीं कर सकते। हैं जी? बोला यार एक्सपोर्ट में आप इसको यूज नहीं कर सकते माजरत के साथ। तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी जुगाड़, क्या करें भाई? लेकिन ये वही सीन होगा। नहीं, ओबीजे एक बना लेते हैं, कांस्टेंट ओबीजे, और यहां पर हम करते हैं यही सीन रख देते हैं, है कि नहीं? और अगर हम यहाँ ओबीजे को दे दें तो कोई मसला होगा? क्या मसला है? अच्छा, तो अब हमें डिफॉल्ट करना पड़ेगा। यानी हम एक सिंगल चीज, सिंगल आइटम दे दें तो हमें डिफॉल्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट करना पड़ेगा। और फिर जाहिर सी बात हमें यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, है या नहीं? तो आ गए भाई? आ गए? समझ आ गई ये बात? हाँ, पता है चलो। सीन समझ आ गया? अब फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्पर्स में वो वाली चीजें आएंगी। हेल्पर्स में ज्यादातर मेथड आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेथड है स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करने का या स्ट्रिंग टू समथिंग कन्वर्ट करने का। वो मेथड आपको मल्टीपल जगह चाहिए, तो आप हेल्पर्स के फोल्डर बना के उसके अंदर ही काम करोगे। जहां पर आपको कांस्टेंट से चीजें रिलेटेड चाहिए तो वहां पर आप कांस्टेंट का फोल्डर बनाओ। कौन सा फोल्डर? ये सारी चीजें मैं अभी पूछ रहा हूं, समझ आ रही है कि कहां कौन सा वेरिएबल बनेगा, कहां कौन सा फोल्डर बना के उसमें चीजें रखनी।
जब हमें कोई मेथड ऐसा हो जो कॉमन यूज है हर कंपोनेंट में या बहुत मल्टीपल जगह, उसको हम कहां बनाएंगे? helper.js में, या हेल्पर के फोल्डर में बनाएंगे index.js। सेकेंडली, जहां हमें कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं तो उसको हम कौन से फोल्डर में बनाएंगे? कौन से फोल्डर में? कांस्टेंट में बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स पर। तो जहां हमें कंपोनेंट्स बनाने हो तो वो कौन से फोल्डर में जाएंगे? कौन से फोल्डर में? कंपोनेंट्स में। अब देखो कंपोनेंट में भी ऐप को, बटन को आपने अलग अलग कंपोनेंट्स बना लिए। अब कंपोनेंट के अंदर आपने फोल्डर वाइज तो बना लिए, लेकिन आप इसी तरह एक index.js बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कंपोनेंट्स के अंदर index.js बना सकते हो और उसी के अंदर आप ऐसे इंपोर्ट करवा के एक्सपोर्ट करवा सकते हो। अब आप क्या कंपोनेंट्स सिर्फ इंपोर्ट करवाओगे और उसके अंदर आपको सारी चीजें ऐसे मिल जाएंगी। हाँ जी, तो अब ये देखो ये चीजें बता रहा है इसी तरह। देखो भाई कहां गया? अब जैसे कि इसने एपीआई के लिए जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए थे, ठीक है, बेस यूआरएल वगैरह वगैरह वगैरह, तो अब देखो ये इसने क्या किया, कहां सेव किया? कॉन्स्टेंट्स के अंदर index.js में से सेव कर लिया और वो सारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो आपने वहां से उठा लिए इंपोर्ट। एक अहम बात, जितनी भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्सियोस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, ठीक है, किसकी बात? एक्सियोस की कॉन्फ़िगरेशन या फाइबर्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात करो। अभी जब हम कंपोनेंट में app.js पे उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन डाल देते थे, ऐसा है जो फाइबर्स और इनिशियलाइज ऐप है या एक्सियोस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना होगा? अब आप बनाओगे कॉन्फ़िग का फोल्डर। किसका फोल्डर? किसका फोल्डर? यहां बनाओगे किसका फोल्डर? कॉन्फ़िग का फोल्डर। लिख लो, दिमाग में रख लो। अब मुझे डायरेक्ट चीजें नहीं चाहिए, अब मुझे आपकी सारी चीज स्ट्रक्चर में चाहिए। डायरेक्ट चीजें आई, असाइनमेंट कट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट असाइनमेंट टोटली आपको स्ट्रक्चर वाइज करना पड़ेगा, सही है। क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी चीजें वो आप कॉन्फ़िग का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर index.js बना दो, ठीक। या index.js के अलावा आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हो, firebase.js एक फोल्डर बनाओ, axios.js एक फोल्डर बनाओ। firebase.js में firebase.js से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन करो, वहां से एक्सपोर्ट करोगे फाइबेस को। इंपोर्ट किया फाइबेस को, ठीक है, और आपने फाइबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर ली, उसी फाइबेस को आप एक्सपोर्ट करो।
और उसी फाइबेस को आप जगह जगह इंपोर्ट करके आप उसका काम करोगे। ठीक है, इसी तरह एक्सियोस में भी यही काम होगा। एक्सियोस को इंपोर्ट किया, एक्सियोस की कॉन्फ़िगरेशन की वेरिएबल इंस्टेंस बनाया, उसी इंस्टेंस को एक्सपोर्ट करो और जगह जगह उसको इंपोर्ट करके फेचिंग करवाओ, या जो भी आपको एपीआई रिक्वेस्ट करवानी है। बात समझ आ रही है भाई? हाँ भाई, बात सबको समझ आ रही है? ये बातें लिख लो, दिमाग में रख लो, पहले बता रहा हूं, इसके खिलाफ कोई चीज नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, कॉन्फ़िगरेशन से चीज रिलेटेड समझ आ रही? इसी तरह एपीआई कोई कॉल कर रहे हो, ये तो कॉन्फ़िगर हो गई, इनिशियलाइज हो गई, जो पहली मरतबा होगी। एपीआई कोई कॉल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये हैकर न्यूज की एपीआई अभी हमने कंपोनेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉल कर दी, या एक फंक्शन बना के कॉल कर दी। ये अब डायरेक्ट कंपोनेंट में कॉल नहीं होगी, डायरेक्ट कंपोनेंट में एक्सियोस डॉट गेट या फैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब हम ये काम कंपोनेंट में नहीं करेंगे, इसके लिए भी हम फोल्डर बनाएंगे, इसके लिए भी फोल्डर बनाएंगे। आप चाहे तो आप इसका काम कॉन्फिग के अंदर, जहां फाइबर्स का फॉर एग्जांपल फाइबर्स की एपीआईज हैं, तो कॉन्फिग के अंदर आपने क्या किया, या आप कॉन्फिग का फोल्डर छोड़ो, आप एपीआई का फोल्डर बनाओ, एपीआई के नाम से बनाओ, उसके अंदर बनाए आपने फाइबर्स डॉट जेएस, और उसमें फाइबर्स से रिलेटेड जितनी भी एपीआईज आपको कॉल करनी है वो आप उसके अंदर कॉल करो और एक्सपोर्ट करवा दो। कॉल करना मतलब उसका फंक्शन बना लोगे। ठीक है, क्या बनाओगे? फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पर एक मैं फोल्डर बना रहा हूं एपीआई, ठीक है, सही है भाई, और यहां पर फाइल बना रहा हूं फिलहाल, इंडेक्स ही बना रहा हूं, या चलो इसका नाम रख लो हैकर न्यूज, ठीक, डॉट जेएस। अब यहां पर मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया एक्सियोस का इंस्टेंस, जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन में बनाया होगा। ठीक है दोस्तों, और यहां पर फाइल का पाथ दूंगा समथिंग समथिंग, जो भी मेरी कॉन्फ़िग का पाथ होगा। सही सही है। मैंने यहां एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैंने पहले बनाया गेट डेटा, एक फंक्शन बनाया गेट डेटा के नाम से, यहां पर फैचिंग होगी एक्सियोस इंस्टेंस को यूज करते हुए। ठीक है, ठीक है भाई। एक और फंक्शन बनाया पोस्ट डेटा के नाम से, यहां पर पोस्टिंग होगी, पोस्ट की एपीआई चलेगी। इसी तरह जितने भी एपीआई से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो आप यहां बनाओ। अब चाहो पहले मीटर रिसीव करो, चाहो कुछ भी करो, आपकी मर्जी। अब यहां से वो चीजें एक्सपोर्ट होंगी, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में यहां मैंने लिख दिया गेट डेटा, डायरेक्ट फंक्शन, और यहां पर दे दिया पोस्ट डेटा, डायरेक्ट फंक्शन। क्यों? क्योंकि की भी मुझे इसी नाम की बनानी है और उस की के आगे फंक्शन देना है वो भी इसी नाम का है, तो सिंपल की वैल्यू वही बन गई। वहां पर अब आप एपीआई जो कॉल करोगे वो किस तरह कॉल करोगे? इंपोर्ट करवाया, फॉर एग्जांपल गेट डेटा की एपीआई कॉल होनी है, तो अब कंपोनेंट डिमांड में मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट, यहां पर लिखा गेट डेटा फ्रॉम एपीआई स्लैश हैकर न्यूज डॉट स्लैश लिखना पड़ेगा ना, हैकर न्यूज एपीआई, या इंडेक्स डॉट जेएस होता तो वही होता, अभी मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बजाय इधर फैच करने के, कहां गया ये जो यहां फैचिंग हो रही थी, ये फैचिंग मैं बाहर करवाऊंगा गेट डेटा में, और यहां पर से उस मेथड को बोलूंगा दिस डॉट गेट डेटा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब उसका रिस्पॉन्स सही होगा तो क्या करेंगे, यहां पर डॉट नेम में डायरेक्ट मिल जाएगा, वहां से प्रॉमिस रिटर्न मारना पड़ेगा। आगे बात समझ में? फैच तो वहां कर लिया, देखो यहां फैच कर रहे थे, यहीं पर डॉट नेम मिल रहा था, लेकिन आप वहां फैच करोगे तो यहां डॉट नेम कैसे मिलेगा? एक काम ये हो सकता है कि डायरेक्ट यहां पर जो फैच किया है उसको रिटर्न करवा दो, रिटर्न किया एक्सियोस इंस्टेंस डॉट जो भी आपका मेथड था फैच करने के लिए, या भी फैच की बात करें तो रिटर्न कर दिया आपने फैच, ठीक है, और जो भी काम था वो आपने कर दिया। सही।
और वहां पर जो रिटर्न मिलेगा आपको डॉट देन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहीं पर डॉट देन में बहुत सारे काम करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के डॉट देन से कोई ऑब्जेक्ट नया भिजवाना हो, तो फिर आपको यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न करवाना पड़ेगा और रिजॉल्व और रिजेक्ट वाला काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भाई? सबको ये बात समझ में आई क्या? कौन सी बात समझ नहीं है बोलो? मैं ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इसका जो रिस्पॉन्स है वो एज इट इज आपको कंपोनेंट में चाहिए, तो आप यहां पर रिटर्न कर दो इसी फैच को, या जो भी एग्जिस्ट डॉट इंस्टेंस था, ठीक है? जो भी आपने रिक्वेस्ट की है उसको डॉट देन के अलावा रिटर्न कर दो। तो क्या करेगा, जब ये रिटर्न होगा तो गेट डेटा के बाद डॉट देन में हमें रिजल्ट मिल रहा होगा जिसका हमें नॉर्मली फैच में रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं इन दैट केस कि आपको रिस्पॉन्स के बाद कोई और काम करवाना हो, किसी ऑब्जेक्ट में रिटर्न करवाना हो, कोई नई चीज रिटर्न करवानी हो, तो वो काम आप यहीं करो और प्रॉमिस के जरिए उसको रिजॉल्व करके आप वहां भेजोगे गेट डेटा में। बात समझ आ रही भाई? टाइम मिला तो लैब में हम ये काम करके देख लेंगे, ठीक है? प्रॉमिस में कंफ्यूजन होगी, आप लोगों ने शायद सही से यूज नहीं किया, हालांकि पढ़ चुके हैं हम, लेकिन अगर कंफ्यूजन होगी तो हम इस चीज को रिजॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है भाई? तो अब आपको बात समझ में आ गई कि जो भी काम है उसके लिए अलग फोल्डर बना के, कंपोनेंट्स के लिए अलग फोल्डर, कॉन्स्टेंट्स के लिए अलग फोल्डर, इसी तरह स्क्रीन्स के लिए अलग फोल्डर और हेल्पर्स के लिए अलग फोल्डर और एपीआईस के लिए अलग फोल्डर, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अलग फोल्डर, ये सारे अलग अलग फोल्डर्स बनेंगे, ठीक है? फाइनल बात हो गई। अब नेक्स्ट जितने भी अब आप काम करोगे, जो भी काम आप मुझे दोगे, उसमें मैं सबसे पहली चीज आपकी स्ट्रक्चरिंग चेक करूंगा कि आपने स्ट्रक्चर कैसा बनाया। अगर जहां आपने स्ट्रक्चर में गलती होगी वहां आपकी वाट लगेगी, बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर परफेक्ट चाहिए, स्ट्रक्चर परफेक्ट चाहिए है। कहीं भी एपीआई आपके कंपोनेंट में मुझे कॉल होती हुई ना दिखे, कहीं भी वो ऐसे वेरिएबल्स जो कॉन्स्टेंटली यूज हो सकते थे और आपने उसको डायरेक्ट हर जगह यूज किया है, वो चीज दिखी तो मसला हो जाएगा, ठीक है भाई? बात समझ आ रही है? थैंक यू। भाई एक चीज मैं बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई संडे की क्लास जो है वो रिकॉर्ड होती है, लाइव मौजूद है, हम घर बैठ के देख लेंगे, मुझे अब से हर संडे की क्लास में जो बच्चा, अगर आपका कोई जेन्युइन मसला है, आप लोग लीव के लिए अप्लाई करें बिफोर सैटरडे इवनिंग। अगर आपकी लीव अप्रूव होती है तो आपको ईमेल आएगी, अगर डिसअप्रूव होती है या ईमेल नहीं आती आपको क्लास में आना है। हर क्लास के बाद जो है मैं एक एलिमिनेशन लिस्ट लगाऊंगा, जिनकी एल नहीं लगा होगा और जिनका पी नहीं लगा होगा, सही है? बहुत सिंपली बात, बहुत सही बात कर रहा हूं मैं। आज भी जो बच्चे एब्सेंट है, मैं आज इंशाल्लाह एलिमिनेशन लिस्ट लगा दूंगा जो क्लास में मौजूद नहीं थे, सही है? मुझे क्लास में मौजूदगी चाहिए। माशाल्लाह मैंने देखा है फ्राइडे की लैब में आप सैटरडे की लैब में बहुत कंसिस्टेंटली के साथ आते हैं, बट अब कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। जो सैटरडे की लैब में वो सैटरडे आएंगे, जो फ्राइडे की क्लास में वो फ्राइडे आएंगे, और जो संडे की क्लास में वो संडे भी आएंगे। आप ये समझ सकते हैं कि क्लास में बैठ के टीचर से कोऑर्डिनेट करके पढ़ना और घर में बैठ के लाइव वीडियो देखना, दोनों में बहुत फर्क है। आप लोग तमाम अभी फॉरन, कोई यहाँ पर सर काशिफ के पास नहीं आएगा, कोई किसी जगह नहीं जाएगा, ऑफिस में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा नीचे जाएं, मस्जिद में नमाज पढ़ें तमाम लोग, 1 to all, सही है? एंड देन लीव फॉर योर होम। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम लोग नमाज पढ़ें और फिर जाएं।